ओके, वेलकम बैक। प्रीवियस सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ब्लॉक्स के बारे में, जहाँ पे हमने 3 टाइप के ब्लॉक्स डिस्कस किए थे। पहला इंस्टेंस, दूसरा स्टैटिक और तीसरा लोकल ब्लॉक। ठीक है ना। और यहाँ तक हम समझ रहे थे कि इंस्टेंस ब्लॉक जो है वो जब ऑब्जेक्ट लोड होता है तब लोड हो जाता है। ठीक है। दूसरा हमने देखा था स्टैटिक ब्लॉक, जो कि तब लोड होता है जब क्लास लोड हो जाता है कि नहीं। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। अग्री? परफेक्ट। फिर हमने देखा था कि स्टैटिक ब्लॉक जो है वो मेन मेथड से भी पहले रन हो जाता है। कब रन हो जाता है? बिल्कुल सही, मेन मेथड से भी पहले ये रन हो जाएगा। इसलिए हमने देखा था कि बिना मेन मेथड के हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकते हैं क्या, ये हमने डिस्कस किया था, राइट। तो कैन वी प्रिंट हेलो वर्ल्ड विदाउट यूजिंग मेन मेथड? यस। कैसे? स्टैटिक ब्लॉक यूज करके, बराबर कि नहीं? राइट और रॉन्ग? फिर हमने ये कल के दिन डिस्कशन शुरू किया था, याद होगा आपको तो, राइट। कि और ये इंटरव्यूज में भी पूछते, राइट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, तब देखो इसको हम बिना मेन मेथड के प्रिंट कर सकते हैं क्या, है ना। लेट अस सी। तो यहाँ पे मेन मेथड अगर मैं नहीं लिखूंगा और डायरेक्टली इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करूंगा तो क्या यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा? नहीं होगा। सी हुआ क्या? मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास टेस्ट, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मतलब वो बोल रहा है मेन मेथड डालो भैया, मेन मेथड तो चाहिए आपको। ठीक है, मतलब सिर्फ स्टैटिक ब्लॉक से मेरा काम नहीं चल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ सिस्टम डॉट एग्जिट और इसमें लिख दूँ 0, ठीक है। इस लाइन से क्या होता है जावा के अंदर? तो इस लाइन से JVM शट डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? JVM शट डाउन हो जाता है, राइट। अब JVM अगर शट डाउन हो गया है तो इसका मतलब है कि वो मेन मेथड ढूंढने जाएगा ही नहीं, राइट। और वो मेन मेथड अगर ढूंढने नहीं जाएगा तो ये प्रोग्राम हैप्पीली रन नहीं होगा। ठीक है। कंपाइल करते हैं। अच्छा ये एल कहाँ से? अच्छा सेव नहीं किया मैंने, कर दिया। ठीक है, कंपाइल करते हैं जावा टेस्ट। कैन यू सी दैट? फिर भी एरर आ गई, राइट। वो बोल रहा है मेन मेथड चाहिए। कैन यू सी? मेन मेथड नहीं है आपकी कोड में, ऐसे वो बोल रहा है, तो मेन मेथड चाहिए। आर यू रीडिंग दिस? तो यहाँ पर ये प्रोग्राम चल जाता क्या? यस चल जाता, लेकिन बिलो 1.7 वर्जन ऑफ जावा। ठीक है, क्योंकि 1.7 वर्जन से जावा ने क्या कर दिया? मेन मेथड को कंपलसरी कर दिया। दिस इज द आंसर दैट वी नीड टू गिव इन इंटरव्यूज। समझ आ गया सबको? तो सिंस 1.7 वर्जन ऑफ जावा ने देखा कि लोग ऐसा जुगाड़ करके रन कर लेते हैं, ठीक है। तो जावा ने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तुम लोग तो मेन मेथड ही रन नहीं कर रहे हो, तो JVM को मेन मेथड ही नहीं मिलेगी और तुम लोग कुछ कुछ जुगाड़ करके ऐसे कर लोगे, राइट। तो ये नहीं चलेगा, इसलिए जावा ने बोल दिया कि नहीं नहीं अभी तो मेन मेथड इज कंपलसरी। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? तो ये प्रोग्राम चलता लेकिन बिलो 1.7 वर्जन ऑफ जावा। सिंस 1.7 वर्जन ऑफ जावा मेन मेथड हैज बिन अ कंपलसरी मेथड। समझ आ गया सबको यहाँ तक? एज सिंपल एज दैट। कितना सिंपल था, ठीक है। अब बात करेंगे लोकल ब्लॉक की। किसकी? सो व्हाट इज मीन बाय लोकल ब्लॉक? लोकल ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है, ठीक है, जो आप किसी ब्लॉक के अंदर लिख सकते हो। अ ब्लॉक क्रिएटेड इनसाइड एनी अदर ब्लॉक और मेथड, है ना। लोकल ब्लॉक मतलब क्या? या इनर ब्लॉक उसको कहेंगे, ठीक है। अ ब्लॉक क्रिएटेड inside a method or a block, ठीक है ना। यस आ जाइए। किसी भी मेथड या किसी भी ब्लॉक के अंदर जब मैं ब्लॉक क्रिएट कर देता हूं तो उसे हम क्या कहेंगे? लोकल ब्लॉक, ठीक है। तो चलो बना के देख लेते हैं। तो मैंने यहां पे बना ली मेन मेथड और इसके अंदर मैं बना रहा हूं एक ब्लॉक, system.out.println
प्रिंट एलन और यहाँ पे मैसेज लिख देंगे इनर ब्लॉक। ठीक है, अब ये इनर ब्लॉक तब रन होगा जब इसका पेरेंट मेथड या फिर पेरेंट ब्लॉक रन होगा, बराबर कि नहीं? कब रन होगा इनर ब्लॉक? इनर ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, ऐसे मैं बोलता हूं, लोडेड एंड एग्जीक्यूटेड once its parent block or parent method is executed. Clear? बराबर कि नहीं? सिंपल। तो यहाँ पे मेरी केस में क्या होगा, ये जो लोकल ब्लॉक है, ये लोकल ब्लॉक तब रन होगा जब हमारी ये मेन मेथड रन होगी, बराबर? मेन मेथड रन नहीं हुई तो लोकल ब्लॉक भी रन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको रन करके देख लेते, चलो। तो कंपाइल करेंगे और रन करेंगे इसको। हो गया इनर ब्लॉक? एनी डाउट सो फार? नहीं। ओके, तो इसको मैं क्या करता हूँ, अभी इंस्टेंस ब्लॉक के अंदर लिख देता हूँ। कहाँ लिख देता हूँ? लिख दिया, दैट्स इट। अब इसको कंपाइल करते हैं तो क्या होगा? बिल्कुल सही, ये रन नहीं होगा, ये वाला ब्लॉक रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इनर ब्लॉक तो है, बट किसका है? इंस्टेंस ब्लॉक का है। किसका इनर ब्लॉक है? ये इंस्टेंस ब्लॉक का इनर ब्लॉक है। तो मुझे सबसे पहले इंस्टेंस ब्लॉक रन करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्लास का, है कि नहीं? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेस्ट इज इक्वल टू न्यू टेस्ट। तो एक चीज़ थंब रूल ध्यान में रखना, कभी भी जब जब आप न्यू कीवर्ड लिख देते हो, ठीक है ना, तब तब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। समझ गए? तो मैंने यहाँ एक बार न्यू कीवर्ड लिखा है, तो यहाँ ये देखो कंपाइल करेंगे और इसको रन करेंगे, क्या आ गया? इनर ब्लॉक। कितना सिंपल है, समझ आ गया आपको? ओके, सो ये अगर स्टैटिक ब्लॉक होता तो, आउटर ब्लॉक अगर स्टैटिक होता तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। देखो, ये देखो यहाँ पे इनर ब्लॉक रन हो गया इस केस में। समझ आया आपको? तो जब भी मैं किसी ब्लॉक के अंदर ब्लॉक क्रिएट करता हूँ तो उसको हम कहते हैं इनर ब्लॉक। समझ आ गया? और इंटरव्यू क्वेश्चन भी समझ में आ गया सबको? परफेक्ट, ठीक है। तो अभी ये इंटरव्यू क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्ली फ्रेशर्स को नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि 5+ ईयर्स एक्सपीरियंस, 6+ ईयर्स एक्सपीरियंस को पूछा जाता है, एंड बिलीव मी लोग आंसर नहीं कर पाते फिर भी, ठीक है ना? इतने ट्रिकी क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाते, तो हमें तो सीख जाना है, हम आंसर करेंगे, ठीक है। अच्छा, किसी ने नहीं पूछा है मान लो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में, ठीक है ना, तो अभी हम घुमा फिरा के इस क्वेश्चन पे ला सकते हैं इंटरव्यूअर को, जिससे वो पूछ लेगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है ना। और अगर उसने पूछ लिया और आपने आंसर कर दिया तो उसको लगेगा भाई ये तो यार मतलब कमाल का ही बंदा है। समझे कि नहीं समझे? मतलब इसको तो हायर करना ही बनता है फिर तो, क्योंकि उसने ऑलरेडी एक्सपीरियंस वाले के भी इंटरव्यू लिए होंगे ना, जहाँ पे वो नहीं बता पाए होंगे लेकिन आप बता पा रहे हो, समझे? तो उसको यकीन हो जाएगा ये बंदा बहुत कमाल का है, इसको हम बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं, ये बहुत काम में आएगा, तो हायर कर लेगा, सिंपल। तो मैं हायरिंग के लिए बाकी लोगों से थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा, जो क्राउड है कि नहीं? क्राउड में बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, दे जस्ट हैव कंप्लीटेड कोर्स बट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू राइट देयर ओन प्रोग्राम्स। जैसे आपने मगरपट्टा सिटी वाला वो वॉक इन देखा था क्या? वॉक इन का वीडियो किसी ने नहीं देखा था क्या? एक कंपनी में जूनियर जावा डेवलपर की ओपनिंग थी मगरपट्टा सिटी में, मेरे हिसाब से कुछ 6-7 महीने पहले की वीडियो रही होगी वो, ठीक है, बहुत वायरल हो गई थी वो वीडियो। एक ही कंपनी था, उसके अंदर ओपनिंग था जावा, जूनियर जावा डेवलपर का, वॉक इन था, वॉक इन। एंड यू वोंट बिलीव ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई थी मगरपट्टा सिटी के अंदर इंटरव्यू देने के लिए फ्रेशर्स की। लगभग 3,500 लोग आए थे फॉर सिंगल कंपनी। इंस्टा पे आया था, बराबर कि नहीं? देखा होगा किसी ने तो।
लिटरली 1-8 किलोमीटर तक का लाइन था वो, समझ रहे हो क्या? अच्छा, इस लाइन में कितने लोग काम के नहीं हैं, मतलब सिलेक्ट नहीं होंगे वहां पे, कितने परसेंट? 90%। शायद मैंने कम आंकड़ा बोला, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है ये। पांच ओपनिंग थी मेरे हिसाब से, कुछ तो भी 5 या कुछ ओपनिंग्स थी उनके पास में। समझ रहे हो क्या? इतने लोग आईटी पे आना चाह रहे हैं। अच्छा, वो सारे बीई कंप्यूटर थे, हाँ? उसमें अब नॉन टेक वाले तो माइनस ही कर दो फिर, सारे बीई कंप्यूटर थे। 3-3.5 हजार फ्रेशर्स आए हुए थे, समझे? और इसमें से 90% कुछ काम के नहीं है। बहुत बुरा लगेगा ये सुन के, बट यही सच्चाई है। दिस इज द ट्रूथ, अल्टीमेट ट्रूथ। हाँ, कोर्स कर लिया ना उन्होंने जावा फुल स्टैक का, कहीं ना कहीं से XYZ जगह से, ठीक है। बट अगर मैं एक पेज बनाने के लिए दे दूं कि भैया ये बना के दिखाओ, नहीं बना सकते। समझ रहे हो क्या? अब ये लोग क्या करेंगे? ये लोग थोड़ा ट्राई करेंगे, 1-1.5 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, घर वाले चिल्लाने लग जाएंगे, फिर वो गांव चले जाएंगे, कोई तो भी छोटा मोटा जॉब पकड़ लेंगे, या तो पुणे में ही रहेंगे, कोई और जॉब पकड़ लेंगे XYZ, या फिर घर वालों को थोड़ा उल्लू बना के बोल देंगे देखो इससे तो नहीं मिल रहा है, MBA करना पड़ेगा, तो MBA में एडमिशन ले लेंगे। ठीक है ना? या फिर कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं अभी MTech कर लेता हूँ, मास्टर्स कर लेंगे, ठीक है ना? कोई बैंक में चला जाएगा, कोई कहाँ चला जाएगा, कोई कहीं और चला जाएगा, समथिंग लाइक दैट। ये सब होने वाला है। ये 3.5 के 3.5 हजार कंज्यूम नहीं होंगे, कंज्यूम तो सिर्फ 5 होने वाले हैं, है ना? और हमारी स्ट्रगल सिर्फ इस 5 में जाने की है। लेकिन ये बहुत मुश्किल स्ट्रगल है क्या? ऑनेस्टली मैं बता दूं आपको, नहीं है। क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो सीख रहे हैं ना कोर्सेस, वो सब प्रोग्राम रट रहे हैं। उनको बताया गया ये इंटरव्यू में पूछते हैं, ये कर लो, हमने रट लिया। जो कॉलेज में कर रहे थे वही इंस्टीट्यूट में बैठ के कर रहे हैं। तो फिर क्या ही फर्क रह गया यार, क्यों कर रहे हैं हम लोग ये? क्या फर्क है फिर? तो करने की है, समझ रहे हो क्या? और बस ये चीज़ समझ जानी है आप लोग को। इसलिए समय नहीं गंवाना आपको, आप लोगों ने, जो फ्रेशर है उन्होंने समय नहीं गंवाना है। समय कहाँ पे गंवाते हैं ये लोग? पहली चीज़ तो रैंडम जगह ट्राई करते रहते हैं। कहीं और अब मिल गया, कोई ओपनिंग ग्रुप में आ गया, व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया, टेलीग्राम में आ गया, है ना, इंस्टा से मिल गया, कुछ वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं। किसी ने बोल दिया हमारी कंसल्टेंसी है, 700 रुपये भरो, हम तुमको कॉल देंगे, अच्छे अच्छे, वहाँ जाके पैसे भर दिए। बहुत बहुत कुछ चीज़ें आप ट्राई करते हो, ठीक है ना? वो नहीं करना है, उसमें समय नहीं गंवाना है। इस इंडस्ट्री को चाहिए स्किल, बस स्किल हासिल करने पे थोड़ा फोकस रखेंगे, और सीरियस स्किल चाहिए, उसके लिए समय लग जाएगा तो चलेगा, वो प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? हालांकि मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि ये वाला कोर्स हम 3rd ईयर में लास्ट सेमेस्टर में करते तो हमारे लिए और बेनिफिशियल हो जाता है ना, रादर देन पासिंग कर। क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग मेरे हिसाब से पास आउट हो चुके हैं अभी, राइट? नहीं हुए क्या? 4th ईयर में है, बेस्ट टाइम पे है फिर, हाँ? लास्ट सेमेस्टर है ना, बहुत बेहतरीन समय पे हो आप, ठीक है? और समझो, मान लो आपके कॉलेज से मेजॉरिटी स्टूडेंट अगर मुझे यहाँ पे आते हैं ना, तो मैं क्या करूँगा बताएं? जो कंपनी मेरे पास में आ रही है प्लेसमेंट के लिए, मैं सीधा उसको आपके कॉलेज में ही लेके आऊँगा कि चलो इधर से ही करा लो हायरिंग, समझे कि नहीं समझे? तो ये बेनिफिट हो सकता है। और बिलीव मी, कंपनी हमारे पास वापस आती है, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पहले स्टूडेंट लिए हैं, दे आर वर्किंग वेरी नाइसली। यस, आ जाइए। जैसे BNT में कुछ स्टूडेंट है हमारे, दे आर वर्किंग, ठीक है? जावा फुल स्टैक डेवलपर्स है। यस, आ जाइए। और वहाँ पे 7 ओपनिंग्स थी BNT में, 7 में 5 स्टूडेंट अपने सिलेक्ट है, ठीक है? 5 स्टूडेंट्स ऑफ अस हैव बीन सिलेक्टेड। 7 के 7 हो जाते, लेकिन 2 लोग रिजेक्ट हो गए थे। एक तो बहुत खराब रीज़न की वजह से रिजेक्ट हुआ था, ठीक है, जो कि होना नहीं चाहिए था। फिर हमने HR को इंसिस्ट भी किया कि यार ये इस बंदे को रिजेक्ट नहीं करो तुम लोग, ये बंदा बहुत अच्छा है। तो उसका हमने रीशेड्यूल कराया था इंटरव्यू फिर से। ऐसा कभी होता नहीं है, HR यूजुअली एक बार रिजेक्ट कर दे तो बाद में इंटरव्यू नहीं लेते, लेकिन हमने उसको फोर्स करके HR को फिर से इसका इंटरव्यू शेड्यूल कराया था। दूसरी बार भी उसको निकाल दिया उन्होंने।
रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि उस बंदे के पास जितना नॉलेज था वो जूनियर पोजीशन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा था। और उस चक्कर में क्या हो रहा था, वो जब इंटरव्यू में जाता था और क्वेश्चंस उसको पूछे जाते थे तो वो विथ एग्जाम्पल पूरा एक्सप्लेन कर रहा था, जबकि वो डेफिनेशन नहीं बता रहा था जो उसको चाहिए थी। समझे क्या? हालांकि वो पूरा एक्सप्लेन कर रहा है। अब पूरा एक्सप्लेन करते करते कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम समझा रहे हैं ऐसा लगता है उसको, इंटरव्यूअर को। फिर उसको लगने लग जाता है ये एरोगेंट है, ज़्यादा नॉलेज एरोगेंस लगने लग जाता है एक पॉइंट पे। एक थोड़ा सा थिन लाइन पार कर जाते हैं हम लोग, समझ नहीं आता ना यार फ्रेशर तो कम्युनिकेशन स्किल्स की यही तो प्रॉब्लम है। व्हाट इज मीन बाय कम्युनिकेशन स्किल? इंग्लिश नहीं होता कम्युनिकेशन स्किल, मतलब इट्स नॉट इंग्लिश। इंग्लिश इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, 10% हिस्सा है, बाकी 90% तो क्या नहीं बोलना है। दिस इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। समझे ना? जैसे देखो, एक दीदी ने ना फेसबुक पे पोस्ट लिख दी थी कि बड़ी कोशिशों के बाद हमारी सास गुजर गई। ये भाषा हिंदी है बराबर, ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, राइट? मीनिंग क्या निकला? क्या? हाँ, उन्होंने ही मार दिया बराबर कि नहीं? जेल होगी बेचारी को। ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसा बोलती, बड़ी कोशिशों के बाद भी हमारी सास गुजर गई, मीनिंग बदल गया। कौन से वर्ड की वजह से? भी, बस। समझे कि नहीं समझे? दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। तो हम बोलते समय भी नहीं लगाते और इस वजह से हम अलग दिखते हैं। समझ रहे हो क्या? इतना छोटा ही है। तो हिंदी पता होना, मराठी पता होना या इंग्लिश पता होना मतलब कम्युनिकेशन नहीं होता। क्या नहीं बोलना है, इसका सेंस होना चाहिए। और मुझे लगता है वो उसी चक्कर में गया। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद उसका क्या हुआ उस बंदे का? ठीक है, बीएनटी में तो वो सिलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? तो उसके और उसके दोस्त की अभी स्टार्टअप है और वो प्रोजेक्ट लेते हैं। समझे? वो और उसका दोस्त दोनों की स्टार्टअप है एंड दे आर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशंस। अब उनके पास दो क्लाइंट है, दोनों ही टीम में, दोनों ही कर देते काम, दोनों क्लाइंट्स का। सोचो, आज उनकी स्टार्टअप है, 2 क्लाइंट्स हैं, क्या वो 2 क्लाइंट्स खुश हो गए तो उनके पास 10 क्लाइंट नहीं आएंगे? क्या वो खुद की कंपनी नहीं बना देगा? यस। अच्छा, उसका पासिंग आउट क्या था? ग्रेजुएशन बी कंप्यूटर है? नो, बी मैक था उसका। समझे? जिस बंदे का प्रोग्रामिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, फर्स्ट ईयर में उनको C++ होता है, उतना ही, दैट्स इट। उसकी अभी स्टार्टअप है खुद की, ज़रूरत नहीं जॉब करने की। शायद अभी उसको कम पैसे मिल रहे होंगे, बट जब वो स्टार्टअप सेटल हो जाएगी, 4-5 साल की हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी थोड़ी सी, तो सोच रहे हो आप कितना कमा रहा होगा वो? कितना कमाते? डू यू नो? आईटी में कितने पैसे कमाती कंपनी पता है? जैसे कॉग्निजेंट है, कॉग्निजेंट के पास एक क्लाइंट है, ठीक है, और उस क्लाइंट के लिए समझो कॉग्निजेंट के 2 लोग काम कर रहे हैं कॉग्निजेंट की, ठीक है। तो वो कंपनी मंथली सैलरी पे करती है क्या? नहीं करती, नहीं। वो आवरली पे करती है। पता है? मतलब मान लो मैं कॉग्निजेंट में जॉब कर रहा हूँ लेकिन मेरा क्लाइंट सिटी बैंक है। कौन है? तो मैं काम किसके लिए करूँगा? सिटी बैंक के लिए। लेकिन मेरी कंपनी कौन सी है? कॉग्निजेंट, बराबर। तो सिटी बैंक कॉग्निजेंट को पैसे देगी मेरे लिए। कितना देगी मेरे? आवरली बेसिस, ठीक है। 8 घंटे से लेकर 9 घंटे का दिन होता है, ठीक है। और आवरली ये मेरे लिए चार्ज करते हैं 35 to 55 USD। कितना? 35 to 55 USD। ये मैंने एक्सपीरियंस रेंज कम के हिसाब से बताया आपको। हिसाब के लिए थोड़ा सा हम करते हैं 20 USD। कितना? 20 USD वो चार्ज कर रहे हैं। कौन? कॉग्नि वाले। किसको? सिटी को, ठीक है। तो 8 घंटे का कितना हो गया? $, कितना हो गया 8 घंटे का? 160। सिंपल मैथमेटिक्स है। USD, $1 कितने का है? 90 रुपीज। 93।
तो $160 मतलब कितने रुपए हो गए INR? कितने हो गए? 14,400. 14,400 400. क्लियर है? बराबर है? तो मेरे नाम पे कॉग्निजेंट को दिन का कितना पैसा मिल रहा है? हाँ, मेरी सैलरी कितनी होगी मंथली? 70,000 मान लो, ठीक है ना? हाँ, इस आंकड़े को मल्टीप्लाई बाय 30 करो जरा। कितना आएगा? 432 समथिंग समथिंग, 4,32,000 मोटा मोटा पकड़ लो, बराबर? मतलब मंथली कितना मिल रहा है कॉग्निजेंट को? 4,32,000। मुझे कितना दे रही है वो? 70,000। कितना प्रॉफिट है कॉग्नि का मेरे लिए पीछे? समझे? ये गणित है, ये जिसको समझ में आया उसको सैलरी मिलती है अच्छी। समझे? अब चलो मान लो जो सुमेर है मेरा स्टूडेंट, वो स्टार्टअप है मान लो, और वो अभी तो 35 to 55 USD नहीं ले रहा होगा वो, बराबर कि नहीं? वो मान लो 10 USD ले रहा होगा बस। कितना? और सस्ता, ठीक है ना? फिर भी उसका 8 घंटे का कितना हो गया? 800 USD, बराबर? 800 USD मल्टीप्लाई बाय 90 कर लो। बराबर? 800 नहीं, सॉरी 80, है कि नहीं? राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो 9 घंटे का कितना हो गया? 720, नॉट 7,200, बट 720 पर डे हो गया। ठीक है, ओके ओके है। 720 रुपया पर डे उसको मिल रहा है। तो महीने का कितना हो गया? लगभग 22,000। तो अभी उसका सैलरी कितना है? मान लो 22,000 पर मंथ है, बराबर? कम है कि नहीं? कम है कि नहीं? बट मान लो एक क्लाइंट उसको इतना दे रहा है, 10 क्लाइंट कितने देंगे? उतना ही देंगे, राइट? 10 क्लाइंट 10 USD दे रहे हैं, तो 22,000 एक क्लाइंट का मल्टीप्लाई बाय 10 क्लाइंट कितना हो गया? एक जीरो और लग जाएगा ना, 2,20,000 हो गया मंथली। क्लियर? 10 क्लाइंट्स का। अच्छा, वो सालों साल 10 USD लेता रहेगा क्या? कभी तो 15 करेगा। समझे कि नहीं? जैसे 15 USD किया पूरी गेम बदल गई। समझे? तो जॉब इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन यहाँ से कोर्स करने के बाद, ठीक है ना? मैं तो चाहूँगा कि आप अपनी कंपनी शुरू कर दो, एंड देर इज़ लॉट ऑफ स्कोप। हाँ, इंडिया में बहुत स्कोप है, बिलीव मी। अभी इंडिया में सॉफ्टवेयर्स या मोबाइल एप्लीकेशंस कॉमन लोगों के हाथ में नहीं पड़ा है। मतलब दूध डेयरी वाले के पास मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है जिससे वो अपने पूरे बिजनेस को मेंटेन कर पाए। है क्या? देखा आपने कभी किसी डेयरी वाले के पास? नहीं है। मेडिकल वालों के पास सॉफ्टवेयर है कि नहीं? है। जिम वालों के पास कुछ कुछ लोगों के पास है, लेकिन बहुत गंदा है। ज्वेलरी शॉप्स, उनके पास कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। डेयरी वालों के पास मोस्टली तो नहीं है। बार्बर्स के पास नहीं है। तो आप पहुंचाओ उनके हाथ में, कितना बिजनेस है। समझे क्या? आप बनाओ एप्लीकेशन उनके लिए। उनकी कोई प्रॉब्लम होगी ना, ऐसा थोड़ी कि प्रॉब्लम नहीं है उनकी, कोई प्रॉब्लम तो होगी उनकी, तो उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आओ। सोल्यूशन लेके आओ, वो सोल्यूशन बेचो, बेचो और कंपनी बनाओ। क्या प्रॉब्लम है? ठीक है क्या? मैंने एक देखा था जहाँ पे ज्वेलरी शॉप के लिए उन्होंने एप्लीकेशन बनाया था, ठीक है, और उससे उन्होंने 2.5 लाख रुपए लिए थे। कितना? एप्लीकेशन के, एक शॉप से उनको पूरा बना के दिया था एप्लीकेशन एक कंपनी ने। ठीक है, वहाँ पे मेरे स्टूडेंट ही काम कर रहे थे और वही स्टूडेंट्स ने वो प्रोजेक्ट बनाया भी था। मैंने बोला यार फिर उस कंपनी के लिए क्यों काम कर रहे हो तुमको बनाना आ रहा है ना, तो तुम बैठ के बना लो उसको 1 लाख में बेचो, क्या प्रॉब्लम है? बराबर कि नहीं? हो गया बिजनेस। नहीं लेगा क्या वो ज्वेलरी शॉप वाला? वो बोलेगा ना मुझे उधर से 2.5 लाख में मिल रहा है, तुम 1 लाख में दे रहे हो तो तुम्हारा लूंगा मैं। सिंपल, बन गया बिजनेस।
अच्छा, ये एक एक शॉप को आपने बेचा, तो क्या एक ही शॉप है पूरी इंडिया में? नहीं भैया। जिस दिन 1000 शॉप ऑनबोर्ड हो गए और एक का आपको 1 लाख मिलने लग गया, लगाओ जीरो। ऐसे बनती कंपनी। बढ़िया, 1000 क्लाइंट्स तक पहुंचने के लिए और उनको ऑनबोर्ड करने के लिए जो मेहनत लगेगी वो तो करनी पड़ेगी, वो सॉफ्टवेयर बनाने से ज़्यादा है। ठीक है, सॉफ्टवेयर बना दिया मैंने मान लो, बट सबसे बड़ी दिक्कत होती है उसको बेचना। तो ऐसे दोस्त जमा करो जो उसको बेच सकते हैं, दोस्त दोस्त मिला के बन गई कंपनी। सेल्स डिपार्टमेंट, उसको हेड बना दो सेल्स का, क्या प्रॉब्लम है? समझे कि नहीं? बन गया कंपनी, ऐसे बनता है। सॉफ्टवेयर अभी तक पहुंचा ही नहीं है कॉमन मैन के हाथ में, तो आप तो पहुंचा सकते हो ना। किसको पता था कि यूपीआई जो सेंगना ने फुटाने बेच रहा है उसके पास भी होगा? किसी को पता था ऐसा? यकीन था? नहीं, बट पहुंच गया ना। पहुंचा तो यूपीआई ऐप्स ने हवा कर दी ना, उसमें गूगल पे आ गए, फ़ोन पे आ गए, भारत पे आ गए, फिर बहुत सारे और आ गए, वॉलेट्स आ गए। आए कि नहीं? उसमें से कुछ टिके कुछ गए। तो जो गए उनकी केस स्टडी करनी है हमको कि क्यों गए, है ना, और वही चीज़ें अवॉइड करने की कोशिश करनी है। बन गया बिजनेस। समझे? तो अगर यहाँ पे आप जावा सीख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ जावा सीख के आईटी में जाऊँगा। क्यों? उसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है ना। और मैं तो चाहूँगा कि वो रास्ते चुनेंगे आप तो और सही रहेगा। कोई एक भी यहाँ से ये पूरा डिस्कशन सुन के अगर कोई मोटिवेट हो गया तो मैं समझूंगा कि सही हो गया। जॉब में कितना कमा लेंगे यार आप? 30 लाख 35 लाख, ठीक है, 8 साल के एक्सपीरियंस पे। बट 8 साल आप अपने स्टार्टअप पे काम करो अच्छे से, 8 साल स्टार्टअप पे। क्या वो स्टार्टअप आपको 1 करोड़ नहीं देगी? ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं, बस 1 करोड़ नहीं देगी वो? देगी ना। जहाँ दोस्त आपका 35 लाख कमा रहा होगा, आप 1 करोड़ कमा रहे होगे, इतना ही फर्क है। समझे? बट बहुत अच्छे से मेहनत कर ली तो 10 करोड़ बनने में समय नहीं लगता। समझे? तो ये जितना भी फंडामेंटल नॉलेज मैं दे रहा हूँ वो इसलिए नहीं कि आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओ, आप अपने एप्लीकेशन बना पाओ, इसके लिए, कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी। ठीक है, तो देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन इंडिया, यू जस्ट हैव टू फाइंड वन, ठीक है, एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना? ओके। आज के सेशन में हम बात करेंगे टाइप कास्टिंग के बारे में। नाउ व्हाट इज मीन बाय टाइप कास्टिंग, इसको समझेंगे। ठीक है, तो सिंपल है। टाइप कास्टिंग मतलब एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, उसको कहते हैं टाइप कास्टिंग। कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर इज कॉल्ड एज टाइप कास्टिंग, सिंपल। ओके, ठीक है। जब मैं एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करता हूँ तो उसको टाइप कास्टिंग कहते हैं। मतलब क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एक डेटा टाइप को दूसरे में कन्वर्ट कर दिया? यस, कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखो। चलो, मैंने यहाँ लिख दिया बाइट बी इज इक्वल टू 10। ये कौन सा डेटा टाइप है? बाइट। डेटा टाइप कौन सा है? बाइट, सिंपल। अगर मैं ऐसा लिखूँ इंट एक्स इज इक्वल टू बी, तो मैं क्या कर रहा हूँ? बाइट को मैं इंट के अंदर कॉपी कर रहा हूँ, बराबर, मतलब कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। क्या ये हो जाएगा? लेट अस सी। मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ, किसी भी चीज़ को आप प्रिंट करके देख लो तो काम बन जाएगा। यहाँ पे मैं एक्स को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर ये एक्स में 10 आ गया, इसका मतलब समझ जाना कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और एरर आ गई तो कन्वर्ट नहीं हुआ, सिंपल। रन करते देखो भी, जावा टेस्ट कंपाइल भी हो गया, हैप्पीली रन भी हो गया, मतलब कन्वर्ट हो गया। ये मुझे करने की कोई ज़रूरत पड़ी कि कन्वर्जन?
नहीं, जावा ने अपने आप कर लिया, राइट। इसलिए यहां पे टाइप कास्टिंग के दो टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है ना। टाइप कास्टिंग, कास्टिंग शब्द कहां से आया? कास्ट। व्हाट इज मीन बाय कास्ट? कास्टिंग कहां सुना है शब्द अपने? फिल्म कास्टिंग, बराबर। हाँ, कौन सा? स्टील कास्टिंग, स्क्रीन, अच्छा स्क्रीन कास्ट, अच्छा ओके ओके, हाँ हाँ ठीक है। मिरर कास्टिंग, स्ट्रिंग कास्टिंग, हाँ। बट ओरिजिनली ये शब्द आया था वहां से जहां लोग मेटल को पिघला के उसकी मूर्तियां बनाते थे, ठीक है ना। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मैं किसी भी मेटल को पिघला दूंगा, जैसे तांबा है, मैंने पिघला दिया और एक ढांचा लिया मैंने, ठीक है, मूर्ति का, भगवान की मूर्ति या कोई भी मूर्ति, वो ढांचा लिया और उस ढांचे में मैंने वो मेटल पानी करके डाल दिया, ठीक है, तो कास्ट हो गया वो। उस प्रोसेस को हम कहते थे कास्टिंग, है ना। ये बहुत सालों से चली आ रही है। जैसे कि इंडिया में सबसे पहले जिंक निकाला गया था। जिंक निकालने की प्रोसेस बड़ी डिफिकल्ट सी होती है। डिफिकल्ट मतलब उसको एग्जैक्ट टेम्परेचर पे ही निकालना पड़ता है आपको। अगर आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर 1-2 डिग्री ऊपर चला गया तो भाप बन जाती है उसकी, ठीक है ना, पूरा भाप ही बन जाएगा, निकलेगा नहीं, एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। तो वैसे हमारे यहाँ जिंक निकालने की फैक्ट्रीज भी थी। जैसे लोहे के रॉड्स ऐसे इन लोगों ने बना दिए थे जो जिस पे जंग नहीं लगता, है कि नहीं? सुना है कि नहीं आपने ये मेटल वाली साइंस, ठीक है, मेटलर्जी, ठीक है ना। मेटलर्जी और मेट्रोलॉजी अलग है, दोनों में अंतर है। तो मेटलर्जी में इंडिया वाज वेरी एडवांस्ड, ठीक है, बट पता नहीं वो नॉलेज बाद में कहाँ खो गई, गायब ही हो गया पूरा, ठीक है। तो किसी को पता नहीं है अभी कि दिल्ली का जो लोहे का स्तंभ बना है, ठीक है, वो कैसे बना है। नोबडी नोज दैट एंड इट्स सिंस ऑलमोस्ट 800 ईयर्स नाउ, ठीक है। और उसको मतलब खुली हवा में होके भी और इतना गंदा पोल्यूशन होके भी वो खराब नहीं हो रहा है, ठीक है। हालांकि नॉर्मल जो लोहा है वो तो 2 साल में 3 साल में ही खराब हो जाएगा, राइट। तो दैट वाज कास्टिंग। कास्टिंग शब्द का उगम या फिर जन्म वहां से हुआ था जहाँ पे मैं एक डेटा टाइप को, मतलब एक किसी धातु को कन्वर्ट कर देता था मूर्ति में, राइट। तो उसे, उस प्रोसेस को हम कास्टिंग कहते थे। और वही शब्द इधर आ गया, यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, बाइट को ले रहा हूँ, इंट में डाल रहा हूँ, राइट। तो ये भी क्या हो गया, कास्टिंग। बट ये किसका हुआ, डेटा टाइप्स का, इसलिए मैंने इसको बोल दिया टाइप कास्टिंग, समझे ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको हर जगह मिलेगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, सिर्फ जावा में ऐसा नहीं है, ये आपको हर जगह मिल जाती है, ठीक है। जैसे पाइथन में भी है, बट वहाँ थोड़ी अलग काम करती है, यहाँ पे थोड़ी सी अलग काम करती है, ठीक है ना। ओके, तो 2 टाइप की टाइप कास्टिंग आपको मिल जाती है। पहली मिलती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और दूसरी मिल जाती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। implicit typecasting and explicit typecasting। implicit typecasting and explicit typecasting, ऐसे 2 टाइप पड़ जाते हैं। अब इसमें से कौन सा टाइप कौन सा है ये हम समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। तो अभी मैंने जो प्रोग्राम लिखा था यहां पे भी टाइप कास्टिंग हुई है क्या इस लाइन पे? यस। दोनों में से कौन सी हुई है? तो यहां हुई है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। कौन सी? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग मतलब शॉर्ट भाषा में समझो, छोटे डेटा टाइप को बड़े में कन्वर्ट कर देना, ठीक है ना। कन्वर्टिंग स्मॉलर डेटा टाइप इनटू लार्जर is called as implicit typecasting। implicit मतलब अपने आप जावा कर लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है कि नहीं, छोटी चीज बड़ी में चली जाएगी। मतलब मैंने मान लो मैंने बोल दिया आपको आधा लीटर बर्तन है, आधा लीटर का बर्तन है, उसमें दूध है और वो 1 लीटर में डाल दो, डाल देंगे आप लोग, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे, वहां डाल देंगे, ठीक है। बट उल्टा बोल दिया मैंने कि 1 लीटर बर्तन में दूध है,
ठीक है, और उसको आधे में डालो, क्या करोगे आप? नहीं डालोगे ना, आप क्या बोलोगे? ओवरफ्लो हो जाएगा, आप बोलोगे लॉस हो जाएगा, है ना? और यही चीज जावा भी बोलता है। कैसे? चलो ध्यान से समझते हैं। ये हटा देता हूं मैं अभी के लिए। यहां मैं बना रहा हूं इस बार इंटीजर x, ठीक है, और मैं यहां लिखूंगा बाइट b इज इक्वल टू x। इस बार क्या किया मैंने? इंटीजर को बाइट में कन्वर्ट किया। इंटीजर बड़ा कि बाइट छोटा है? हाँ, सुन रहे हैं मतलब ठीक से। बाइट छोटा है। बाइट छोटा है ना, इंट बड़ा नहीं है, राइट? कि इंट बड़ा है और बाइट छोटा है? बोलो, इंट बाइट बड़ा है कि बाइट छोटा है? सेम ही हो गया है। सेम ही हो गया क्या? अच्छा, सुन रहे हैं ना मतलब ठीक से। ओके, तो यहाँ पे मैं बड़े डेटा टाइप को छोटे में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, बराबर? तो देखते हैं यहाँ जावा क्या बोलेगा। ओके, कंपाइल करते हैं इसको। पढ़ गया? क्या बोल रहे हैं? इनकम्पैटिबल टाइप्स, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम, मतलब पॉसिबली आपका डेटा लॉस हो सकता है, ऐसे जावा बोल रहा है, बराबर है कि नहीं? मतलब मैंने आपको बोल दिया 1 लीटर वाला दूध आधे लीटर में कॉपी करो, आप कर रहे हो क्या? नहीं। सेम वैसे ही जावा बोल रहा है कि अरे इंट तो बड़ा है, कितना बड़ा है? 4 बाइट, और बाइट 1 बाइट का है बस। 4 बाइट 1 बाइट में कॉपी होंगी क्या? नहीं। इसलिए जावा बोल रहा है कि अरे डेटा लॉस हो सकता है। समझ आया? बट जब आप इस वैल्यू को देखोगे 89, ये वैल्यू बाइट में अगर जाएगी तो क्या डेटा लॉस हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बाइट की रेंज याद आ गई हमको, ठीक है, +127 तक की है, तो 89 तो आ जाएगा ना उसमें। मतलब 1 लीटर के बर्तन में ½ लीटर दूध ही बचा है। मम्मी ने आपको बोल दिया कि ट्रांसफर करो बेटा, और आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन है, ठीक है। मम्मी बोले कि मुझे मत सिखा, ठीक है, उसमें ऑलरेडी ½ लीटर बचा है, उसको धोने के लिए देना है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? मतलब यहां हुई स्मार्टर, मम्मी स्मार्टर, राइट? समझे? तो हमारी केस में मम्मी कौन है? जावा डेवलपर, जो कि हम है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी केस में हम कौन है? जावा कंपाइलर। समझे? जावा वो कंपाइलर बोल रहा है मैं नहीं करूंगा ट्रांसफर, लॉस हो जाएगा, लेकिन हमको पता है ना नहीं होगा, करो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बताओ कौन स्मार्ट है, जावा या हम? फिर ये यकीन हो गया फिर से एक बार, ठीक है। तो मुझे देखने से पता चल गया कि ये लॉस नहीं होने वाला है। गेटिंग इट? तो फिर जावा क्या बोलता है, ठीक है, डेवलपर आपको पता है ना कि ये लॉस नहीं होगा, तो फिर आप एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कर दो। थैंक यू। क्या कर दो आप? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करा दो। क्या करा दो? मतलब आप कर सकते हो अभी टाइप कास्टिंग, आप अपनी रिस्क पे करेंगे बेटा, अगर कुछ फट गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, जावा बोलेगा, ठीक है। और वो करने के लिए आपको क्या करना है, जो एक्स है मतलब बड़ा डेटा टाइप है जिसको आपको कन्वर्ट करना है, उसके सामने लिख देना है राउंड ब्रैकेट में वो डेटा टाइप जिसमें आपको कन्वर्ट कराना है। अब एक्स को किस में कन्वर्ट करना है? बाइट में। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? सिंपल। समझे? दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो चलो इसको कंपाइल करेंगे, और इसको देखो कंपाइल हो गया आपली, अब रन करते देखो आ गया 89। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, हो गया टाइप कास्ट। बट अगर मैंने ऐसे कर दिया तो क्या होगा? एरर आएगी। हाँ लेट्स चेक, लेट्स चेक। एरर आई, कंपाइल हो गया, मतलब जावा को कोई प्रॉब्लम
क्या होगा? क्या होगा? दूसरे को वैल्यू आ जाएगा, हाँ कि नहीं? एरर आ जाएगी, दूसरे कोई तो वैल्यू आ जाएगी। क्या आया? समझे? हो गया लॉस। बट कोई एरर दी जावा नहीं। जावा बोल रहा है, जो जावा अभी बोलेगा कि देखो मैंने बोला तो तुम मरोगे, ठीक है, हमने बोल दिया नहीं नहीं हम देख लेंगे। जावा बोलेगा मरो फिर, मुझे क्या लेना देना है, ठीक है, मैंने तो बोला तो तुमको लॉस ही कन्वर्जन हो जाएगा। समझे ना? तो जब आप प्रोग्रामर हो और आपके हाथ में कोई शस्त्र दिया गया है तो उसका इस्तेमाल ठीक से करना है, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग आपको दिया गया शस्त्र है, उसको यूज अगर ठीक से करेंगे आप लोग तो आपका काम फंसेगा नहीं। समझे? तो क्या आप बड़े डेटा टाइप को छोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे कौन सी टाइप कास्टिंग कहेंगे? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंपल है। और वो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में डेटा लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो डेवलपर को सोच समझ के करनी होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। समझ गए? अब कौन सा डेटा टाइप कौन से में इम्प्लिसिटली हो जाएगा? छोटा बड़े में हो जाएगा, राइट। मतलब अगर मैं ऐसा लिखूं, देखो कैर सी एच इज इक्वल टू ए, ठीक है, और मैंने लिख दिया इंट एक्स इज इक्वल टू सी एच, मतलब क्या होगा? क्या होगा? टाइप कास्टिंग हो जाएगी, बराबर। अब बताओ कैर छोटा है कि इंट बड़ा है? वही है, ठीक है, कैर छोटा है, कैर 2 बाइट का है और इंट 4 बाइट का है, तो 2 बाइट 4 में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। तो देखते हैं यहां पे एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट होगी। कंपाइल किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रन करते हैं। आ गया 65, कितना सिंपल था। बट 65 क्यों आया? बिल्कुल सही। अब आस्की नहीं बोलेंगे हम लोग क्योंकि हम जावा वाले हैं, हम बोलेंगे यूनिकोड। तो हम बोल सकते हैं कि ए का यूनिकोड 65 है, कैपिटल ए का यूनिकोड 65 है। वही अगर मैं यहां लिखता स्मॉल ए तो क्या आता? समझे? और मैं ऐसे लिखता तो क्या आता? जीरो कैरेक्टर नहीं है ना सर। तो एरर आ जाएगी। Yes, sir. Error should come. क्या एरर? सिंगल कोट में नहीं दिया इसलिए। कंपाइल टाइम आएगी कि रन टाइम? कंपाइल टाइम, लेट्स चेक। आई क्या? रन टाइम आएगी। Zero. हाँ, क्या हुई? क्या हुआ इधर? क्या हुआ?
अच्छा चलो ऐसे किया तो क्या होगा, जावा सीखी है ना आप लोगों ने कॉलेज में, तो बताते जाओ। किसी ने किसी क्लास में सीखी है कि मैंने XYZ इंस्टीट्यूट में पढ़ी थी, ऐसे एक्सपीरियंस वाले लोग भी है यहाँ पे कुछ, आप लोगों में से किसी ने बाहर कहीं पढ़ा था, कॉलेज में ही पढ़ी थी, पढ़ा था बाहर, बाहर भी पढ़ा था? नहीं, आप लोगों में से कॉलेज टाइम पे नहीं, ठीक है। ऑनलाइन में कोई नहीं? मयूरी नहीं पढ़ा था आपने? अच्छा, ऑनलाइन में कोई नहीं है जिन्होंने बाहर से कहीं से पढ़ी थी? ओके, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे जगह पे ना ऑलरेडी कंप्लीट करके आए, और वही सेम कोर्स जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट करके आए। एक बार बात करो उनसे, यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो यहाँ इंक्वायरी करके गए, ठीक है, पूरा पहचान लिया, मतलब जान लिया, समझ लिया सब कुछ, फिर बोले कि फ़ीस ज़्यादा है तो मैं कहीं और करूँगा, या फिर मेरे घर के पास दूसरा मिल रहा है तो मैं वहाँ पे कर लूँगा, तो कर लिया उन्होंने। 6 महीने बाद वापस आए अनफॉर्चुनेटली, ठीक है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो घर के पास है, फीस कम है, ऐसा नहीं होता। फीस कितनी कम है पुणे के अंदर? 10,000 में भी है सेम कोर्स, 10,000 में। और अगर आपको चाहिए तो मैं कांटेक्ट दे सकता हूँ, मेरा ही स्टूडेंट है। डू यू नो 2 of my students are teaching Java full stack development and automation testing in 2 institutes in Pune। पुणे के 2 इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्डिंग पूछो, मैं नाम बताऊंगा आपको, वहाँ कम फीस है। और वो दोनों क्यों पढ़ा रहे? क्योंकि आईटी में जॉब नहीं मिली है, ठीक है। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। सही में है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। और वो दोनों ही आके मुझे बता रहे थे कि सर मैं अभी तो जॉब नहीं लगी है, तो मैं ट्राई तो कर रहा हूँ लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा था कहीं, तो मैंने एक जगह जॉब पकड़ ली। मैंने बोला क्या जॉब पकड़ी? तो बोलते मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने बोला क्या पढ़ा रहे हो? तो बोलते ऑटोमेशन टेस्टिंग। मैंने बोला वेरी गुड। समझे कि नहीं समझे? मतलब उस इंस्टीट्यूट में उनका सिलेक्शन हो गया क्या एज ए ट्रेनर? हाँ, तो आईटी में जॉब एकलौता ऑप्शन है क्या आपके पास? तो इधर से कोर्स कंप्लीट करो, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके इंटरव्यू दे दो, वैसे भी क्रैक हो जाएगा इंटरव्यू, है कि नहीं? जब तक जॉब नहीं लगती तब तक तो पेट भरता रहेगा ना, क्या प्रॉब्लम है? समझे ना? 20-25 हज़ार सैलरी मिल जाती है आपको, तो वो कर लेना है, ठीक है। आपकी भी नहीं लगी, वो जो 60 बच्चे बैठे रहेंगे जिनको आप सिखाओगे उनकी भी नहीं लगेगी। कितना मजा आएगा, सोचो आप। सही में ये हुआ है, वो मुझे, आपको अगर मिलना होगा मैं मिला दूंगा किसी दिन। इधर आता है उसमें से एक, तो अभी बैठता है, अभी लग गई उसकी जॉब, तो उसने वो छोड़ दिया वहाँ का, अभी आईटी में कर रहा है जॉब। बट आपको मिलना होगा तो मैं मिला दूंगा, इधर रुकना आप लोग, ऐसे बस बात कर लेना। समझे कि नहीं समझे? और वो कहाँ था इंस्टीट्यूट? एफसी रोड पे, वहाँ पे ही वॉज टीचिंग, है कि नहीं मजा? ठीक है, तो भैया समझना पड़ेगा चीज़ों को। तो देखो यहाँ से कोर्स खत्म करने के बाद में कितने रास्ते आपके पास, आईटी एकलौता नहीं है। इतना तो यकीन हो गया ना, आप पुणे में आराम से पेट भर सकते हो, है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से कोर्स कंप्लीट करने के बाद। मेरे बाजू में नहीं डाल देना बस, नहीं तो बंद हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके, डालो। बट अच्छा है, क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको लग रहा है कि आप पढ़ा सकते हो तो पढ़ाओ, क्या प्रॉब्लम है? एजुकेशन देते रहो, स्किल देते रहो लोगों को बड़ी ईमानदारी से, है ना? जो नहीं आ रहा वो नहीं पढ़ाना। ओके, तो यहाँ पे क्या ये चल जाएगा? अभी मैंने क्या कर दिया, सिर्फ
सिंगल कोट्स डाल दिए यहाँ पे, राइट। अब क्या होगा, क्या लगता है, चलेगा कि नहीं चलेगा? यूनिकोड आ जाएगा शायद, किसका? जीरो का। लेट्स चेक, हो गया कंपाइल, रन करें। क्या आया ये? यूनिकोड। तो जब मैंने विदाउट कोट्स, सिंगल कोट्स जीरो लिखा तो ये नंबर था, क्या था? नंबर, ठीक है ना, इंटीजर वैल्यू। और ये मैंने कैरेक्टर में डाल दी, तो ये रेंज में था, तो जावा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीरो यूनिकोड है किसी एक कैरेक्टर का, बराबर। कौन सा कैरेक्टर, वो तो यूनिकोड चार्ट में पता चल जाएगा, राइट। फिर मैंने इस जीरो को वापस किस में डाला? एक्स में, मतलब यूनिकोड वैल्यू को इंटीजर में डाला तो वापस इंटीजर में कन्वर्ट हो गई, मतलब एज इट इज जीरो प्रिंट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बिना कन्वर्जन के इस सी एच को प्रिंट कर देता, ठीक है, तो क्या प्रिंट होता? जिसकी वैल्यू यूनिकोड चार्ट में जीरो है वो प्रिंट हो जाता, मतलब वो कैरेक्टर जिसका यूनिकोड जीरो है वो प्रिंट हो जाता, बराबर। लिंक लग रही है नो क्या? सर, आई थिंक ये रन भी नहीं होगा। रन भी नहीं होगा, मतलब कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी कि रन टाइम आ जाएगी? तो दोनों, क्योंकि चार तो बना ही है कि उसमें सिर्फ ये डाले, लेटर्स डाले। हम्म, कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम एरर। आ गई एरर, कंपाइल टाइम जीरो आएगा, क्या प्रिंट होगा? हो गया प्रिंट जीरो। तो अभी मैं आंसर ही नहीं करने वाली। ऐसा नहीं है, जो आंसर कर रहा है वो सोच रहा है, राइट। अच्छा, सोच हमारी शायद गलत हो सकती है, शायद सही भी हो सकती है, बट गलत हो रही है इसका मतलब सोचना छोड़ देंगे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं। सोचने से गलत चीजें भी बाहर आ जाती है, और हमें अभी यहां पे फोकस वही करना है, जो हम गलत चीजें लेके आए शायद उसको उगलना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि सही चीजें अंदर डाल पाए, नहीं तो हो जाएगी कंफ्यूजन। यहां जावा सीखने में सबसे ज्यादा तकलीफ किसको जाती है पता है? जो जावा सीख के आया है उसको। और ये थोड़ा सा अनुभव भी कर रहे होंगे आप लोग, थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं आप लोग जब नहीं चलता तब। आपको लगता है कि चलेगा बट नहीं चलता, फिर आपको लगता है कि नहीं चलेगा लेकिन चल जाता है, ठीक है। तो इधर आपके अंदर बड़ी हलचल हो रही होती है, समझे क्या? और उस हलचल में आपको कंसेप्ट पकड़ पाना और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसा कुछ हो रहा है ऑनलाइन में, तो 30-32 लोग ऐसे ही बैठे हैं, पता है, ऐसे ही, पता नहीं क्या चल रहा है उनका, ना वो कभी बोलते हैं, ना वीडियो पे आते हैं, ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ नहीं, जीरो इन्वॉल्वमेंट है डायरेक्टली। तो ये वही लोग हैं जो 3,500 की भीड़ में खड़े हो जाएंगे मगरपट्टा सिटी पे, धूप में, रास्ते में, ठीक है ना। तो अब चॉइस आपके हाथ में, आपको उनमें से एक बनना है या फिर उन 5 लोगों में से एक बनना है जो सीट ले लेंगे, है ना। लिटरल था ये, आपको मजाक लग रहा है क्या? किसी को ऐसा लग रहा होगा ऐसे थोड़ी होता है, 3,500 कहाँ से आएंगे, इतने थोड़ी आएंगे। दिखाता हूँ मैं आपको, रुको, अगर मिल गया मुझे वो वीडियो तो। मगर पट्टा वॉक इन वीडियो ऐसे कुछ कर देते। वॉकिंग कर दिया कि मैंने, वॉक इन चाहिए था। हाँ ये देखो, देख ही लो ना अभी, क्या प्रॉब्लम है। हाँ देखो, दिख रहा है,
हाँ देखते जाओ, बस वीडियो चल रही है, देखो लाइन चल रही है। ये लो ये लो, ऊपर भी खड़े है, ये देखो ऊपर, ये नीचे भी है, ये लो ये लो, कैन यू सी दैट? ये पूरे मजदूर लोग खड़े इधर देखो, इनमें से एक भी चुना नहीं जाएगा। ये लो देखो लाइन है ना, ये कंपनी का गेट है मेरे हिसाब से। नहीं गेट भी नहीं है, तो ये तो बाहर ही निकल गए, यहाँ से एग्जिट है मगरपट्टा का। अच्छा डबल डबल लाइन है बाय द वे, जिगजैग में, कैन यू सी दैट? ये लो देख रहे हो, ऐसे 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 चल रहा है पूरा लाइन, और ये मगरपट्टा के टावर्स है। यूपीएस का वॉक इन था, यूपीएस नाम की कंपनी थी। फिर उस रील के बाद बहुत सारे लोगों ने और रील बना दी, है ना, कि अरे क्या करोगे, आईटी के बुरे दिन आ गए हैं, इतनी भीड़ है, तुम लोग की कहाँ जॉब लगेगी वगैरह वगैरह, ऐसे भी रील आए थे ना इस पे, आए थे कि नहीं? देखे थे आप लोगों ने वो? फिर देख के कैसा लगा आपको अंदर से? हाँ रहने दो भाई यार, कौन जाएगा। ठीक है, कुछ और है क्या मेरे लायक? ठीक है। ऐसा सोचते हो कि नहीं आप लोग, कि नहीं सोचते? बताओ ऑनेस्टली बताओ, नहीं सोचते कि सोचते हो? सोचते। निगेटिव तो हो जाते थोड़ा, बाप रे इतने सारे लोग, है ना, अपना तो नंबर भी नहीं लगेगा, इसमें से तो कितने सारे लोग कितने जबरदस्त होंगे। कितने जबरदस्त होते हैं? इतने जबरदस्त होते हैं कि स्टैटिक कीवर्ड और फाइनल कीवर्ड का डिफरेंस भी नहीं बता पाते। समझे क्या? मैंने खुद देखा हुआ ही है। मैं एक्सपीरियंस वालों की ज़्यादा बात करूंगा, मैंने कभी फ्रेशर्स के इंटरव्यू नहीं लिए, ठीक है। मैंने सिर्फ हमारे यहाँ जो वॉक-इन्स होते थे उसमें इंटरव्यूज लिए फ्रेशर्स के, ठीक है। एक्सपीरियंस वालों की मैं बात कर रहा हूँ, स्टैटिक कीवर्ड और फाइनल कीवर्ड का डिफरेंस नहीं बता पा रहे लोग। एक्सपीरियंस है उसको, मतलब जॉब लगी है ना, है वो आईटी में वर्किंग है, नहीं बता पा रहा है वो। तो अगर वो नहीं बता पा रहा है 4 साल वाला, तो ये तो भूल ही जाओ। समझे कि नहीं समझे? ये लो, बाकी लोग ऐसे ही देखने नहीं आए हैं कि बाकी लोग का क्या चल रहा है, इधर देख लेते ऐसा, सब लाइन में लगे। देखो ये देखो, एचआर तो पागल ही हो गया होगा इसने रिज्यूम देख के। एंजॉय, वेलकम टू गोवा सिंगम। यूपीएस का वॉक इन था ये। एक वॉकिंग की कहानी तो मैंने भी बताई थी आपको, खराड़ी में 700 लोग आए थे, है कि नहीं, फ्रेशर्स। तो ऐसा है, या सैचुरेशन बहुत है। सैचुरेशन मतलब भीड़ बहुत है, लेकिन भीड़ 90% भीड़ कुछ काम की नहीं है। बिलीव मी, अगर इस भीड़ में मैं माइक लेके घुस जाता और उनको पूछता ना कि बताओ स्टैटिक कीवर्ड फाइनल कीवर्ड का डिफरेंस, आधी भीड़ तो उधर ही बोल देता मैं, घर जाओ तुम्हारा कुछ वैसे भी नहीं होने वाला, फालतू में वेट नहीं करो इधर। समझे कि नहीं समझे? कितना 90% भीड़, सही में कुछ काम का नहीं होता। और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है पता है, जो छोटे शहरों से आए होते हैं ना, वो लोग और पहले रिजेक्ट होते हैं। जो यही पुणे में इंजीनियरिंग कर रहा है ना, उसको 10 चीजें पता है एक्स्ट्रा पहले से ही, 4 साल उसने वही किया है। बट जब आप गांव से आ रहे हो ना, तो आपको बहुत सारी चीजें नए से पता चलती है। पहले तो कि कितने आईटी पार्क है वो पहले पता चलता है, कि कहाँ कहाँ है, फिर कौन सी बस जाती है ना। उन लोगों की वो स्ट्रगल नहीं रहती। तो हम लोगों के लिए, मतलब जो छोटे शहरों से आए, उनके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैं भी तो कोई बड़े शहर से नहीं हूँ, मैं भी छोटे शहर से ही आया था पुणे में, तो दैट वाज माय स्ट्रगल टू, मेरी भी वही स्ट्रगल थी। तो मैं बस उतना चाहता हूँ कि आप लोगों की वो स्ट्रगल नहीं रहे। तो मैं कोर्स में वो भी चीज़ें तो जानकारी दे ही दूंगा, जिससे आपको पता चल जाए कि क्या नहीं करना है, एटलीस्ट कहाँ ट्राई नहीं मारे, है कि नहीं। अभी ये यूपीएस में 3000 लोग आ गए, बताओ 3000 की तो पूरी कंपनी भी नहीं उनकी 3000 की। इतने थोड़ी ना हायर करेंगे वो, 5 लोग हायर करेंगे। तो सोच रहे हो अभी कितना क्राइटेरिया लगा देंगे वो लोग, समझ रहे हो? जब 3000 की भीड़ देखते ना कंपनी, पहले उन्होंने क्राइटेरिया रखा था कि बीई सीएसई, ठीक है, बीई बीटेक एमटेक सीएसई कंप्यूटर वाले चाहिए मेरे को।
ऐसे क्राइटेरिया डाला होगा, राइट। और 2025 पास आउट चाहिए मान लो, ऐसे बोल दिया होगा, ठीक है। फिर इतने सारे आ गए 3000, तो जैसे गेट पे जाएंगे वैसे फिर से क्राइटेरिया बदल देंगे वो कि नहीं नहीं सबका थ्रू आउट फर्स्ट क्लास चाहिए, 10th 12th इंजीनियरिंग। अब ये जैसी हवा चलेगी आधे तो घर चले जाएंगे क्योंकि नहीं है फर्स्ट क्लास। मान लो आधे चले गए फिर भी 1500 बचे, 1500 का थोड़ी ना इंटरव्यू लेंगे, एक का आधा घंटा पकड़ लो, 1500 का कितना टाइम हो जाएगा। उनकी पूरी कंपनी 8 दिन तो इंटरव्यू लेती रहेगी, समझे। तो वो 1500 में फिर से क्राइटेरिया लगा देंगे, क्या लगा देंगे, करंट बैकलॉग डेट बैकलॉग कुछ नहीं चाहिए, मतलब फर्स्ट ईयर में भी नहीं चाहिए, सेकेंड ईयर में भी नहीं चाहिए, थर्ड ईयर में भी बैकलॉग नहीं चाहिए, तो अप्लाई करो, रुको इधर। फिर आप बोलोगे ऐसे तो पहले नहीं बोला था तुमने, फिर जाओ केस करो उस पर, या तो चुपचाप घर निकल दो ठीक है। तो 1500 में से भी फिर से ऐसे कितने होंगे जिनका सब कुछ कोई बैकलॉग नहीं है, फिर भी बहुत सारे होंगे, पता है क्या, क्योंकि अभी ऑटोनॉमी आ गई है, ऑटोनॉमस, फेल ही नहीं हो रहे बच्चे इंजीनियरिंग में, ऑटोनॉमस कॉलेजेस में। तो 500 बच जाएंगे फिर भी मान लो, चलो 500 का वो टेक्निकल टेस्ट ले लेंगे, टेक्निकल टेस्ट में एमसीक्यू दे देंगे, एमसीक्यू में से उसमें से और 200-300 उड़ जाएंगे, फिर भी बचे 200, 5 पोजीशन के लिए 200 का इंटरव्यू नहीं लेते लोग। तो फिर पहला राउंड लेते टेक्निकल, फिर उसमें फटाफट जीडी ले लेंगे, नहीं तो जीडी में कम्युनिकेशन चेक करेंगे, कम्युनिकेशन में तो आधे घर, बचे 100, ठीक है, या फिर 50, 3000 में से सिर्फ बचे 50 या 60 या फिर 100 एट मैक्स, उनका वो इंटरव्यू ले लेंगे, चलो समझे। फिर उनमें से 2-3 राउंड से फिर 5 लोग निकालेंगे कि हाँ ये बेस्ट 5 थे, बाकी सबको जाने दो घर, हो गया, समझे। तो यूपीएस में शायद अभी हमारा सारा फर्स्ट क्लास नहीं होगा, मान लो फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर 10th 12th, तो हम वैसे भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बट क्या यूपीएस इकलौती कंपनी जो हायरिंग कर रही है? नहीं, देयर आर सो मेनी अदर्स। और यहीं पे छोटे शहरों से आए हुए बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि एमएनसी छोड़ के भी कंपनीज है जिनमें हम अप्लाई कर सकते हैं, जो हमें चांस देगी, मौका देगी। वो ये नहीं देखती कि तुम्हारा करंट बैकलॉग डेट बैकलॉग कितना है, या फिर ये नहीं देखती कि तुम्हारा 10th 12th के परसेंटेज कितने हैं। वो सिर्फ ये देखती है कि तुम कौन सा कोर्स करके आए हो, जो कोर्स तुमने किया है उसके बारे में तुम्हें कितने स्किल्स हैं, बस, बाकी कुछ नहीं देखती। मेरे पास तो एक कंपनी ऐसी आई थी 2024 में, जिन्होंने बोला था कि हमें 2022 से पहले के पास आउट स्टूडेंट चाहिए, बस। समझ रहे हो क्या बोला उसने? रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया क्या था? 2022 के पहले के पास आउट चाहिए, मतलब लेटेस्ट नहीं चाहिए। सोचो आप क्या सोचा होगा उस फाउंडर ने फ्रेशर हायर करते समय, 2022 के पहले के पास आउट चाहिए उसको, मतलब पुराने पास आउट चाहिए, मतलब जिनको पास आउट होके 4 साल हो गए लेकिन फ्रेशर है। समझे क्या? क्या सोचा होगा उस सीईओ ने हायर करते समय? क्यों करेगा वो 4 साल गैप वाले बंदे को हायर? सोचो आप। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों क्राइटेरिया रख रहे हो तुम लोग, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि देखो जितने सारे स्टूडेंट है ये गैप वाले, है कि नहीं, ये सारे गैप वाले स्टूडेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं आईटी में घुसने के लिए। अगर वो 4 साल से घर पे बैठा है तो इसका मतलब वो बहुत सीरियसली मेहनत कर रहा है, पहली चीज तो। और अगर मैं उनका इंटरव्यू लूंगा ना तो मुझे बहुत हाई चांसेस है कि अच्छे स्टूडेंट मिल जाएंगे। दैट वॉज हिज थॉट। इसलिए उसने 2024 में मुझे 22 के पहले के स्टूडेंट मांगे थे, जो मैंने दिए थे। फिर वहाँ पे 5 स्टूडेंट अपने फिर से प्लेस हो गए थे, जो कैप वाले थे बहुत सारा। दे आर वर्किंग नाउ, ठीक है। और एक कंपनी का मैंने आर्टिकल पढ़ा था, बैंगलोर का सीईओ था, उसने बोला था कि 2022-23 में हमने थोड़े नॉन टेक लोग हायर किए थे। नॉन टेक मतलब बी कंप्यूटर वगैरह, बी कुछ भी नहीं, एमसीए बीसीए नहीं, दूसरी ही बीकॉम, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ऐसे हायर किए थे, उसने बोला था। और हायर करने के बाद हमने 1-1.5 साल उनके साथ काम किया। काम करने के बाद पता चला कि दे आर वर्किंग रियली नाइस। और अभी हम सोच रहे हैं कि 2024-25 में या फिर 25-26 में यही परसेंटेज और बढ़ाए नॉन टेक वालों का। मतलब जहां हमने मे बी 10 लोग हायर किए थे, वहां अभी हम सोच रहे हैं कि 20 लोग हायर कर ले। सोच रहे हो? ये एक सीईओ का थॉट था। एक, अगर वो एक सक्सेसफुल हो गया नॉन टेक हायरिंग में, एक सीईओ,
तो क्या आजू बाजू के 5 CEO वो चीज फॉलो करना शुरू नहीं करेंगे? करेंगे। क्यों नॉन टेक वाले हायर किए जाते हैं आईटी में? सबसे पहला रीजन, सैलरी कम मांगते वो, ठीक है। दूसरा रीजन, एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं होती उनकी, है ना, बिकॉज दे आर वेरी डेस्परेट टू डू जॉब, उनको जॉब चाहिए, और आईटी में मिल रही है उनके मतलब स्वर्ग जैसा है उनके लिए। सोचो ना, बीकॉम वाला बंदा जिसका आईटी का सपना पूरा हो रहा है, कितना खुश हो रहा होगा वो, सोचो। भले उसको 7,000 सैलरी मिल रही हो, है ना, बट कितना खुश होगा वो, उसको पता है कि 4 साल बाद मैं इसको 7 लाख कर दूंगा। समझ रहे हो क्या? तो बंदा 7,000 में जीरो एटीट्यूड के साथ काम करेगा बहुत अच्छे से। तो किसी भी मैनेजर को वही चाहिए, इजी टू गो बंदा, कि जिसको बोलो कि भैया देर तक रुक जा, 6 बजे जाता है तो रोज, आज 8 बजे तक रुक जा, वो बोलेगा ओके सर। इंजीनियरिंग वाला नहीं बोलता ये, इंजीनियरिंग वाला मेरा 6 बजे तक का है, फिर तुमको पहले बोलना चाहिए था, मीटिंग है। समझे क्या? ये एटीट्यूड है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का। वो लोग नॉन टेक हायर कर रहे हैं, इसलिए मैंने देखो डे 1 पे बताया था आपको आंकड़ा, 2 लाख नॉन टेक हायर किए जा रहे हैं आईटी में हर साल। व्हाट अबाउट बीसीए? बीसीए भी नॉन टेक में ही आ गया उनके लिए, तो हायर कर लेंगे ये लोग। सिंपल है कि नहीं? देखो मुझे जावा डेवलपर मिल रहा है ना, मेरी छोटी कंपनी है, जैसे मैंने मेरा स्टूडेंट बताया उसकी स्टार्टअप है, उसको 4 लोग हायर करने, मान लो, हायर करते टाइम वो थोड़ी ना आईआईटी में जाएगा हायरिंग करने के लिए, वो तो मेरे पास आएगा ना, मुझे बोलेगा सर आपके पास 4 स्टूडेंट हो गए तो भेज दो, या फिर मेरी जैसी और दूसरी इंस्टीट्यूट के पास जाएगा। समझे ना? क्यों? क्योंकि उसका बजट कम है, सस्ते में चाहिए उसको बंदा, लेकिन अच्छा चाहिए जो काम कर दे, देर रात तक रुके, ना नहीं बोले, ऐसा बंदा चाहिए कि नहीं? आपकी कंपनी होते आप भी तो वैसे ही मांगते कि यार रात को भी कॉल होते, कभी कभी क्लाइंट बोल देता है कि यूएस का क्लाइंट है तो रात को भी कॉल हो जाते, उसके लिए दिन है, हमारे लिए रात है। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ना बंदे के साथ काम करते समय, तो अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी आप दिखा रहे हो तो आपकी जॉब लग गई और टिकी भी रही। ये मेहनत तो 2-3 साल इनिशियली रहेगी, सबको रहेगी, तो 2-3 साल के बाद में आप सेटल पोजीशन पे पहुंच जाते हो, जहां से आपको आईटी से कोई नहीं निकाल सकता। फिर वहां से आगे आप करियर बनाने के बारे में सोचो। पहले नहीं बनता है यहाँ पे करियर, पहले तो सीखना पड़ेगा, गालियाँ खानी पड़ेंगी, देर रात तक काम करना पड़ेगा, फ्रस्ट्रेट होना पड़ेगा, थकना पड़ेगा मेंटली, सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, तब जाके 3 साल बाद आपका करियर सेट होना शुरू होता है। मैंने ऐसे भी देखा है कि लोगों के 6-6, 7-7 साल के एक्सपीरियंस हो गए लेकिन अभी तक सेट नहीं है। सेट नहीं मतलब 7 साल का एक्सपीरियंस है डेवलपर का, 9 लाख का पैकेज है। समझ रहे हो? क्या कर रहे हो 9 लाख पे तुम लोग? डेवलपर हो भैया, 9 लाख 7 साल के एक्सपीरियंस पे, इसको सेटल होना नहीं कहते, नहीं कहते उसको। डेवलपर .NET वाला है बंदा बेचारा। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि .NET में करियर नहीं बन रहा है मेरा, तो स्विच करो। क्यों उसको चिपक के बैठ रहे हो? मान लो किसी दिन पता चला जावा में करियर नहीं बन रहा है मेरा, पैसे नहीं मिल रहे, स्विच करो, पाइथन में चले जाओ, वहां पे भी नहीं बन रहा है। मान लो किसी दिन पता चला कि नोड जेएस में बनना है, नोड जेएस में चले जाएंगे, स्विच कर देंगे। टेक्नोलॉजी को चिपके नहीं रहो, जितना आप टूल को चिपके रहोगे। मतलब मुझे एलजी का वॉशिंग मशीन चलाना आता है बस, मैं बाकी नहीं चला सकता, वर्लपूल वगैरह वगैरह वगैरह, गई जॉब तुम्हारी भाई, गई। समझे कि नहीं समझे? तो जावा से चिपके नहीं रहना कभी भी, पाइथन से नहीं चिपके रहना है, नोड जेएस से नहीं चिपके रहना है। जो आपको रास्ते में आ गया, किसी कंपनी ने बोल दिया कि बेटा नोड जेएस पे काम है, करोगे? तो बोल देंगे देखो सर मुझे आता तो नहीं है लेकिन मुझे थोड़ा टाइम देंगे तो मैं सीख जाऊंगा। और बैठो सीखो, और यहां से इतना फंडामेंटल तो आप सीख जाओगे कि आप जब नोड जेएस पढ़ने बैठोगे तो आपको क्लास लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही सीख लोगे। समझ रहे हो क्या? तो ये कहानी होती है भैया थोड़ी सी। तो फ्रेशर लोग ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे हम लोग, और इन चीज़ों पे पहले फोकस करके कैसे भी करके पहले जॉब ले लेनी है, इंटर्नशिप, फुल टाइम अपॉर्चुनिटी, व्हाटएवर, कोई भी हो जाए। हाँ लेकिन थोड़े पैसे तो मिलने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा है फ्री में इंटर्नशिप करो 3 महीना और पे नहीं करेंगे हम लोग, वो नहीं चाहिए, ठीक है? उसको बोलो कि एटलीस्ट कुछ देना पड़ेगा तुमको,
भले 10 रुपया दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बट यू शुड वैल्यू माई वर्क। जो भी मैं काम करूंगा, जो भी मैं मेहनत करूंगा, 8 घंटे बैठूंगा आपके यहाँ पे, और जो भी कंट्रीब्यूशन मैं दूंगा, जो कुछ भी, उसके लिए आपको यू हैव टू पे समथिंग टू मी। तो फ्री वाला तो आई डोंट एनकरेज, ना ही मैं ऐसे अपॉर्चुनिटी मेरे स्टूडेंट को देता भी हूँ, मैं कभी नहीं देता। मैं पहले ही बोल देता हूँ प्लेसमेंट टीम को कि अगर फ्री वाला इंटर्नशिप है तो उधर कंपनी को ना ही बोल दो, या तो उनको बोलो कि एटलीस्ट कुछ देना पड़ेगा तुमको, 7-8 हज़ार तो भी देना पड़ेगा इंटर्नशिप में। बाद में कैंडिडेट्स अच्छे ही निकलेंगे हमारे उसका टेंशन नहीं लो। टचवुड अभी तक का रिकॉर्ड है कि इंटर्नशिप से ऐसे सब बच्चे वापस नहीं आए, कोई कंज्यूम हो जाते वो फुल टाइम रोल में, तो 3.5-4 के पैकेजेस मिल जाते आफ्टर इंटर्नशिप उनको। तो रहने दो, करो मेहनत अच्छे से, क्या प्रॉब्लम है। 6 महीना आपको अच्छे से देना पड़ेगा उस कंपनी के लिए, काम करना पड़ेगा, पोलाइट एटीट्यूड रखना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। ये सब चीज़ें जब आप रहते हो, करते हो, तो वो कंपनी क्यों नहीं हायर करेगी यार आपको, समझे। तो थोड़ा सा ये समझो, ठीक है। तो यार सी एच इक्वल टू जब 0 लिख दिया मैंने, तो सी एच की वैल्यू 0 प्रिंट नहीं हुई, कुछ तो भी एक्स्ट्रा प्रिंट, कुछ प्रिंट नहीं हुआ, मतलब ऐसा पकड़ लेंगे। बट एक्चुअली यार कुछ प्रिंट नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। देखो 2 लाइन्स के बीच में गैप है, कैन यू सी। अब 2 लाइन्स के बीच में अगर गैप है, मतलब कुछ कैरेक्टर प्रिंट हुआ है, उसके बाद में लाइन चेंज हो गई है, बराबर। क्योंकि प्रिंट एल क्या करती है, लाइन चेंज करती है। क्या करती है, लाइन चेंज करती है, ठीक है। तो लाइन चेंज कर दी, मतलब उसने एक कैरेक्टर प्रिंट किया, लाइन चेंज कर दी। अब 0 मतलब नल होता है, नल कैरेक्टर। अब नल कैरेक्टर मतलब कोई नहीं, कोई चीज प्रिंट नहीं की जाएगी वहां पे, ना स्पेस दी जाएगी, ना डॉट दिया जाएगा, ना ही कुछ और दिया जाएगा। नल कैरेक्टर प्रिंट हो गया, उसके बाद में न्यू लाइन पे चले गए हम लोग। तो इसीलिए यहाँ पे आपको कुछ प्रिंट होते हुए नहीं दिखा। यहां तक समझ गए सब लोग, सिंपल था। तो यहाँ पे ये भी हो गया आपका टाइप कास्टिंग, ठीक है। अब टाइप कास्टिंग में मैं कोई भी डेटा टाइप किसी भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्लोट f इज इक्वल टू 10.4, f इधर लास्ट में f लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अगर मैं इसको इंटीजर x में डालूंगा, तो मुझे बताओ फ्लोट की साइज कितनी है। हमने डेटा टाइप्स में पढ़ा था, कितनी है फ्लोट की साइज, कितने बाइट्स हैं। नहीं लिखी थी हमने, लिखी थी 4 हमने। सर, फ्लोट एंड डबल की साइज लिखी थी हमने, 4 बाई 4 4 बाइट, बाइट्स, वेरी गुड। 4 बाइट्स लिखी थी हमने। डबल की 8 बाइट, उसका 8 डबल। 8 बाइट, बाई इंट की कितनी थी, 32 बिट, मतलब कितने बाइट्स, 4 बाइट, वही हो गया ना। तो फ्लोट भी 4 बाइट है और इंट भी 4 बाइट है। तो मैं अगर फ्लोट को इंट में डाल दूंगा तो चलेगा क्या, चलना चाहिए। चलना चाहिए। हाँ दोनों 4-4 है क्या नहीं, चलना हाँ तो चाहिए, राइट। करके देखते हैं। यहां पे लिख दिया x, कंपाइल, रन करने की जरूरत ही नहीं, कंपाइल टाइम पे फट गया। पढ़ो, इनकम्पैटिबल टाइप्स, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम, फ्लोट को इंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ऐसे ही बोल रहा है, क्यों। डेटा क्योंकि लॉस हो पॉइंट गया। 4 जो है वो चला जाएगा। बिल्कुल सही, 10.4 है, 0.4, समझे कि नहीं समझे। अब 0.4 मैटर करता है ना, वो तो इंट में नहीं जाएगा, इंट में जाते टाइम सिर्फ 10 जाएगा और 0.4 गायब हो जाएगा। इसलिए जावा को लग रहा है कि पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन है, लेकिन यही चीज उल्टी कर दे हम तो। मतलब यहां पे मैंने लिखा इंट x इज इक्वल टू 10 और मैंने यहां लिख दिया फ्लोट f इज इक्वल टू x। तो अब ये क्या हो होगा, जाएगा सर, इट विल रन। हाँ होगा, विल इट वर्क यस और नो, श्योर। यस। कंपाइल हो गया, रन हो गया। हो गया, कितना सिंपल है। आर यू गेटिंग दिस, एज सिंपल एज। Yes. तो यहाँ इंट x इज इक्वल टू 10 अगर मैंने किया दोनों 4 बाइट के होके भी इंट फ्लोट में चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्लोट इंट में नहीं जाएगा।
क्योंकि फ्लोट में प्रिसीजन पॉइंट नंबर्स हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स, और फ्रैक्शनल नंबर में लॉस हो सकता है, और 0.4 का लॉस भी नहीं चलेगा, जावा बोल रहा है। समझ गए यहाँ तक सब लोग? सिंपल है कि मुश्किल सर है? जो हम सर कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? या यू आर। जो हम वो लिखते हैं ना, मतलब लाइक अभी जो एक्स लिखा है आपने, है ना? नहीं, अगर इससे अपोजिट सिचुएशन होती और ऊपर फ्लोट और नीचे इंट है सपोज, है ना? तो फ्लोट में इट्स वैल्यू 10.4। तो हम अगर उसको जो टाइपकास्टिंग आपने बताई थी, इंट एक्स और ब्रैकेट में इंट लिख के एफ एक्सप्लिसिट। कर देते, एक्सप्लिसिट। हाँ, तो सर इसमें तो मतलब ये हम ये मींस वी डू दिस जस्ट टू गेट द एक्सटेंडेड वैल्यू, राइट? द एक्स्ट्रा वैल्यू। तो फिर मतलब क्या हुआ? अगर ये होता ही नहीं है तो फिर हम एक्सप्लिसिट वाला करते ही क्यों है? एक्सप्लिसिट वाला हम कब करेंगे? जब हमें पता है कि लॉस नहीं होगा तब, ठीक है ना? बट लॉस तो हो सकता है ना अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो ये सुविधा दी गई है आपको डेटा टाइप्स को खाली करने के लिए, जगह बचाने के लिए, है ना? 4 बाइट आपने ऑक्यूपाई करके रखा था, आपको लग रहा है कि अभी 2 बाइट में काम बन जाएगा, तो 4 बाइट का डेटा उठा के 2 बाइट में डाल दो, 4 बाइट को निकाल दो मेमोरी से, समझे? तो 2 बाइट मेमोरी बच गई आपकी। अग्री? तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग आपको इसीलिए दिया गया है क्योंकि जो बड़ा डेटा टाइप है उसमें अगर कोई डेटा है तो उसको आप छोटे में कॉपी कर पाओ, और कॉपी करने के बाद बड़े को निकाल दो। लेकिन ये निकालने की जो प्रोसेस है ये आपको सोच समझ के करनी है। अगर आप बिना सोचे समझे इसको कर देंगे तो जाहिर सी बात है लॉस तो हो ही जाएगा, है कि नहीं? मतलब किसी बैंकिंग एप्लीकेशन को आप बना रहे हो जहां आपका इंटरेस्ट रेट 10.5 है। कितना है इंटरेस्ट रेट? है होम लोन का 10.5। फिर आपने उसको फ्लोट में डाला था, थोड़े दिनों बाद आपको लगा कि नहीं अभी इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे ही इंटीजर में कन्वर्ट करोगे 10.5 का क्या हो जाएगा? 10। फिर आप बोलोगे 0.5 का ही तो फर्क है, क्या फर्क पड़ता है ना? अब इमेजिन करो किसी का होम लोन था 50 लाख। कितना? 50 लाख का 50% कितना होता है? 25 लाख। 50 लाख का 25% कितना होता है? 12.5 लाख। 10% कितना होता है? 5 लाख। 1% कितना होता है? 50,000 बराबर 0.5% कितना होता है? 25,000। अभी समझे फर्क पड़ता है 0.5 से? पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। समझे कि नहीं समझे? तो भैया Got it, sir. बैंकिंग एप्लीकेशन होगा तो जॉब चली जाएगी हमारी इंट और फ्लोट के चक्कर में, है ना? क्योंकि एक होम लोन एप्लीकेशन का 25,000 का घाटा हो गया कंपनी को। ऐसे अगर 1000 होंगे तो लगाओ ये सब, आपकी किडनी बेच के भी वसूल नहीं होगा वो। समझे कि नहीं समझे? सारा कुछ बेच दोगे ना, खाली कर दोगे पूरा तो भी नहीं होगा वसूल। समझ रहे हो? तो इन अ सिंपल वे यहां पर हम जो कन्वर्जन कर रहे हैं वो सोच समझ के करना पड़ेगा, कुछ भी कहीं पे भी नहीं कर सकते हम लोग। हमें सुविधा तो मिली है लेकिन करते समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया करे कि नहीं करे टाइप कास्टिंग। क्लियर है? ओके। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग तो आप कर ही सकते हो, आपके हाथ में है। जो भी डेटा टाइप में कन्वर्ट कराना है राउंड ब्रैकेट में वो डेटा टाइप लिख दो, हो गया टाइप कास्टिंग। ठीक है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्लियर है यहाँ तक सबको? दैट्स इट, दैट वाज ऑल अबाउट इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो, परफेक्ट। ठीक है, अब बात करेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। मैं सारे ऑपरेटर यहाँ पे नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है? ऑपरेटर ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता सेपरेट मेरे पास। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कोर्स पढ़ते वैसे वैसे हम पढ़ ही लेते उसको, तो अलग से ऑपरेटर पढ़ना डजंट मेक एनी सेंस। मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, these are arithmetic operators, ठीक है? एंड और these are logical operators, ऐसे ऑपरेटर्स है। बट ये हम जैसे जैसे कोर्स पढ़ते हैं वैसे वैसे सीख जाते हैं, तो अलग से ऑपरेटर पढ़ना नहीं है। बट यहाँ पे हम इंक्रीमेंट
एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर तो पढ़ेंगे। हेलो सर। जी सर, डबल वाला डेटा है और फ्लोट वाला डेटा है, एक्सचेंज कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो ना, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। डबल को फ्लोट में डालना है तो 8 बाइट 4 बाइट में कन्वर्ट करोगे, मतलब बिगर डेटा टाइप स्मॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो एक्सप्लिसिट से करना पड़ेगा। फ्लोट डबल में डाल सकते हैं क्या? हाँ, उधर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, स्मॉलर टू बिगर। ओके, थैंक ठीक है, ओके। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कौन से हैं? प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, बराबर कि नहीं? सुने ये ऑपरेटर्स, पता है कैसे काम करते हैं? प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, ऐसे दो ऑपरेटर्स है मेरे पास जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की तरह काम करते हैं। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाना, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो i इज इक्वल टू आई प्लस वन। इसमें i की वैल्यू किससे बढ़ जाएगी? 1 से बढ़ जाएगी। देखो i इज इक्वल टू यहाँ पे 5 है मान लो, तो इस लाइन के बाद i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। तो अगर मैं प्रिंट करूँ इसको, ठीक है, यहाँ पे i को प्रिंट करूँ तो क्या प्रिंट होगा? 6 प्रिंट होगा। इसको कहते हैं बढ़ाना। क्या करना? बढ़ाना। तो देखो मैं करके दिखाता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर वे। ठीक है, ये हमारी मेन मेथड है और यहाँ लिख देते हैं इंटीजर i इज इक्वल टू 5 और यहाँ लिख दिया मैंने i इज इक्वल टू आई प्लस 1 और यहाँ मैंने प्रिंट किया i का वैल्यू। तो क्या प्रिंट होगा बताइए? 6 बराबर। ये लो, कंपाइल एंड रन, बढ़ गया। अगर यही लाइन में फिर से एक बार कॉपी पेस्ट करूं तो क्या होगा? 7, मतलब फिर से बढ़ा। ये देखो, समझे? लेकिन अगर इस लाइन की जगह मैं ऐसा लिख दूं i प्लस प्लस, क्या लिख दूं, तो क्या फिर भी ये चलेगा? लेट्स सी, कंपाइल, चला, चल गया, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मतलब इंक्रीमेंट हो गया। तो शॉर्टकट है i इक्वल टू आई प्लस 1। इतना लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा लिख दो सिंपली i प्लस प्लस। अब आपको पाइथन में और ज्यादा ऑपरेटर्स मिलते हैं, पता है? जैसे i स्टार स्टार 2 लिख दिया आपने तो पावर बन जाता, पावर। पाइथन पढ़ी आप लोगों ने? ऐसा देखा है कुछ उसमें, है ना? तो पावर बन जाता है, वो ऐसे जावा में नहीं मिलता। तो जावा और पाइथन में थोड़े बहुत ऑपरेटर्स के डिफरेंसेस आपको मिल जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पे आई प्लस प्लस करा दिया मैंने सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया। बट अगर मैं इस प्लस प्लस को आगे लिख दूं तो क्या होगा? लेट्स सी, कंपाइल हो गया, क्या प्रिंट होगा? 5, 6 हो गया। मतलब पहले लिखो या आगे लिखो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाँ या ना? फर्क पड़ेगा, लेकिन कहां और कैसे वही हमको समझना है। ठीक है ना? अच्छा चलो, ये जो प्लस प्लस ऑपरेटर है इसकी पूरी कहानी पहले थ्योरेटिकली समझते हैं, फिर इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है ना? अभी जो प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस ऑपरेटर है, इनको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? आपके जो ऑपरेटर्स है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जहां चाहे वहां चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारी जगह पे ऑपरेटर्स 3 हिस्सों में बटे हैं। कौन से कौन से? पहला यूनरी, दूसरा बाइनरी और तीसरा टर्नरी। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज में आपको ऑपरेटर्स मिल जाते हैं। वेर से यूनरी ऑपरेटर, यूनरी यूनिक, इसका मतलब एक। ठीक है, बाय मतलब 2, टर्नरी मतलब 3। तो इन अ सिंपल वे,
ऐसे ऑपरेटर जिसके साथ एक ही ऑपरेंड लगता है। ऑपरेटर और ऑपरेंड ऐसे दो शब्द आ गए अभी, ऑपरेटर और ऑपरेंड ऐसे दो शब्द आ गए। तो ऑपरेटर मतलब जो ऑपरेशन कर रहा है कि नहीं। ऑपरेंड मतलब जिस पे ऑपरेशन हो रहा है। आप नोट्स निकालते टाइम ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में हम इंग्लिश कर लेंगे उसको। पहले आपको समझ तो आना चाहिए, इंग्लिश करके क्या करोगे बताओ, है कि नहीं। चाइना वालों का अच्छा लगता है मुझे, वो जावा भी चाइनीज में पढ़ते हैं, है कि नहीं। तो ऑपरेंड मतलब जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, ऑपरेटर मतलब जो ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। तो जब मैं लिखता हूं आई प्लस प्लस, तो इस सेंटेंस में कौन ऑपरेंड है? कौन है ऑपरेंड? आई। कौन है ऑपरेटर? प्लस प्लस। तो आई इज ऑपरेंड एंड प्लस प्लस इज। तो कितने ऑपरेंड है? एक, बराबर ना, एक ही लगाना होता है। अगर आप दूसरा लगा देंगे तो एरर आ जाएगी, ठीक है। तो जिसको एक ऑपरेंड है उसको कहेंगे यूनरी ऑपरेटर, समझे ना। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं आई प्लस जे, इसमें कितने ऑपरेंड है? दो। कौन से? ING. यस। एंड ऑपरेशन कौन सा है? इज ऑपरेटर, बराबर। तो कितने ऑपरेंड चाहिए इसको, प्लस को? दो। प्लस को कितने ऑपरेंड चाहिए? दो। मैथमेटिक्स है ना, सिंपल। मैथमेटिक्स में भी ऐसे लिखते हो ना आप, 5 + 6, 5 प्लस लिख के छोड़ दिया, ऐसा होता है कि कभी नहीं, ठीक है। तो प्लस इज ऑपरेटर एंड आई एंड जे दोनों ऑपरेंड है। तो इसको दो ऑपरेंड चाहिए, दो ऑपरेंड चाहिए, तो प्लस कौन सा ऑपरेटर बना फिर? बाइनरी ऑपरेटर, क्योंकि उसको कितने ऑपरेंड चाहिए? दो, इसलिए कौन सा ऑपरेटर बना? बाइनरी ऑपरेटर, समझे। टर्नरी ऑपरेटर भी होते जावा में, जैसे कि कोलन क्वेश्चन। इसमें 3 ऑपरेंड चाहिए होते हैं। कितने ऑपरेंड चाहिए होते हैं? 3। अब ये क्यों और कहाँ इस्तेमाल करते हैं इसको हम आगे समझेंगे, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल इफ एल्स जैसा होता है, एक ही लाइन में लिखने के लिए, शॉर्टकट में, ठीक है। तो ये मैं आगे समझाऊंगा, इसको रहने दो अभी के लिए। तो यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर आपको जावा में एक मिल रहा है, दैट इज कोलन क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो हमारा प्लस प्लस कौन सा हो गया फिर? यूनरी ऑपरेटर हो गया। समझ आ गया सबको ये? प्लस प्लस इज एन यूनरी ऑपरेटर। बट ये मैं ऑपरेंड से पहले भी लगा सकता हूं, प्लस प्लस पहले लगा दिया तो इसको हम कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। क्या कहते हैं? और जब मैं लिखूंगा आई प्लस प्लस, मतलब बाद में लिख दूंगा, तो उसे कहेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या कहेंगे? पोस्ट इंक्रीमेंट। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? बट ये कहाँ कैसे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, तो उसको समझेंगे। तो चलो यहाँ थोड़ा सा कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं और मजे लेते हैं आपके, चलेगा। क्या लिख दिया मैंने? इंट आई इज इक्वल टू 5 कॉमा जे इक्वल टू 6। दो वेरिएबल बनाए, आई एंड जे। फिर मैंने कर दिया इंट रिजल्ट इज इक्वल टू आई प्लस प्लस। क्या किया? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ रिजल्ट में क्या प्रिंट होगा और आई में क्या प्रिंट होगा?
जो लोग जावा सीख के आए हैं वो लोग, जो लोग नहीं सीखे उनके लिए मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो रिजल्ट इन में रिजल्ट 6 आई थिंक 6 और आई में 5 6 5 5 हाँ और 6 6 सर 5। रिजल्ट में 5 कि आई में 5? आई में 5, रिजल्ट आई में में 5 6 चेक करते हैं। अच्छा दोनों में 6, चलो सोच लो दोनों में 6। हाँ यस सर कंपाइल रन करना है। आई सी आ रहा है मजा ठीक है। 6 वही तो आप सीखे हो ना जावा, तो आप बताओ, मेरे को नहीं आता। जावा सीखी कि नहीं हमने कॉलेज में, तो बताओ। बट सर इन रिजल्ट 6 शुड कम। हाँ आना चाहिए था, बट आया है क्या? नहीं। हमें लगता है वैसा अगर चल जाता तो कितना मजा आता। लाइफ विल बी वेरी इजी। तो मैं प्रोग्राम लिखता ही नहीं, मैं बस सोचता रहता और सब कुछ वैसे ही हो जाता जैसे मुझे चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। अच्छा जिन्होंने जावा पढ़ी है वो लोग बताओ, हाँ बाद में मैं जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए तो अलग से बताऊंगा। अच्छा चलो, जब एडमिशन के लिए यहाँ लोग आते हैं ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका बीई कंप्यूटर है तो भी बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मना उसकी, ठीक है, दैट्स ओके। सब लोग सेम पेज पे होते हैं या फिर नॉन टेक वाले आते हैं, बी कॉम एम कॉम ग्रेजुएट, और वो लगा जाते हो हमको तो प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं आती। फिर मैं बोलता हूँ टेंशन मतलब बीए कंप्यूटर वालों को भी कहाँ आ रही है ये? और जब मैं ऐसे बोलता हूँ ना बीए कंप्यूटर वालों को बुरा लगता है, नहीं नहीं ऐसा कैसे, हमको आती है, ठीक है, आती नहीं है। कुछ शब्द है जो आपने पहले से सुने होते हैं, दैट्स इट, दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन बी कॉम गाय एंड बी कंप्यूटर गाय। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। बी कंप्यूटर वाला जब कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके बाहर निकलता है तो उसका प्रोग्राम उसने खुद लिखना चाहिए, ना कि उसने रटना चाहिए। और ये 4 साल में पॉसिबल है क्या? यस है, क्यों नहीं है। इधर आपने देखो 2 हफ्ते में कर लिया, पॉसिबल। जितना हमने सीखा उतना तो खुद लिख लेते हो ना, रट रहे हो क्या आप? नहीं, थोड़े दिनों बाद और पता चलेगा जब फॉर लूप वगैरह सब कुछ आ जाएगा तो। सो देन यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। हो जाता है यार ये पॉसिबल, इतना मुश्किल नहीं है। जावा इज नॉट डिफिकल्ट। लग रही है कि यहाँ तक डिफिकल्ट जावा? नए लोग जो फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, कितने लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं जावा यहाँ? आप सब्जेक्ट था बट आप बैठे ही नहीं लेक्चर में। हाँ इन लोगों से तो मैंने 1 घंटा बात की थी ऑलमोस्ट, ठीक है। अभी कैसा लग रहा है? अभी तो 2-3 सेशन किए मेरे हिसाब से, कि 4 किए। हाँ तो हाउ इट फील्स? ये अच्छा है? जावा इजी है? फिर बताओ। ये लोग इतना टेंशन ले रहे थे ना, हमको कुछ नहीं आता प्रोग्रामिंग, ठीक है, हम तो कभी बैठे ही नहीं लेक्चर में, ठीक है, यही सब चल रहा था। और मैं उनको 1 घंटा वही बैठ के समझा रहा था कि नहीं टेंशन नहीं लो यार, ऐसा नहीं होता, इट्स वेरी इजी, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। ऑनलाइन में कितने लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं जावा? हाउ मेनी ऑफ यू आर लर्निंग इट फॉर फर्स्ट टाइम? भूषण, महेश, I tried to learn, but it was very difficult. But when you teach, it's means I understand. अच्छा कहाँ से सीख रहे थे आप? So I was not learning actually. हाँ हाँ, I just tried. अच्छा यू वर रीडिंग। YouTube. अच्छा यूट्यूब से, ओके। Yes. यूट्यूब पे देर आर वेरी गुड यूट्यूबर्स, बट अनफॉर्चुनेटली वो आपके लिए नहीं है। यूट्यूब इज नॉट फॉर बिगिनर्स, और ये बिगिनर को समझने में बहुत समय लग जाता है। यूट्यूब इज नॉट फॉर बिगिनर्स, ये आपके लिए है ही नहीं।
ठीक है ना। यूट्यूब किसके लिए है? जिसको थोड़ी बहुत जावा पहले से पता है, फंडामेंटल सबको पता है। तो जैसे मेरे जैसा बंदा अगर जावा की कोई एडवांस चीज़ें पढ़ना चाहे तो यूट्यूब से पढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप लोग वही चीज़ करने जाओगे और वही वीडियो देखोगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, या फिर उतना ही समझ में आएगा जितना उस वीडियो में बताया गया था। आपको लगेगा वही दुनिया है, वही जावा है, ठीक है, बट नहीं है, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली होता नहीं उससे। ओके, तो चलो फंस गए सब लोग। जिसको आ रही थी वो भी फंस गया, जिसको नहीं आ रही थी वो तो पहले से ही फंसा था बेचारा, ठीक है। तो सबको निकालते बाहर और समझेंगे यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। तो जहाँ पे भी आपको पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट दिखे तो एक रूल याद रखना कि उसके आजू बाजू दूसरा कोई ऑपरेशन है क्या, वो देख लेना सबसे पहले। जैसे इस लाइन में कितने ऑपरेशन है? सिंगल ऑपरेशन, कौन सा? आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस, बराबर कि नहीं? बट नहीं, यहां 2 ऑपरेशन है। कौन सी 2 ऑपरेशन है? पहला प्लस प्लस है, इंक्रीमेंट। दूसरा कौन सा है? आई जो 5 असाइनमेंट। दूसरा क्या है? तो देर आर 2 ऑपरेशंस हियर, which are 2? असाइनमेंट एंड इंक्रीमेंट, बराबर। तो जब आपको एक लाइन में 2 ऑपरेशन दिखे और इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी दिख जाए, और अगर वो पोस्ट इंक्रीमेंट हो, क्या हो? पोस्ट इंक्रीमेंट। तो सबसे पहले क्या करना, यहां पर मेन ऑपरेशन पहले किया जाएगा, मतलब इक्वल टू ऑपरेशन पहले किया जाएगा, पोस्ट मतलब बाद में आने वाला, राइट। तो ये इंक्रीमेंट बाद में होगा। तो पहले असाइन होगा फिर इंक्रीमेंट होगा, समझे। तो पहले आई की वैल्यू असाइन हो जाएगी किसमें? रिजल्ट में, जो कि 5 है, और उसके बाद आई प्लस प्लस होगा जो कि आपका 6 बनेगा। तो रिजल्ट में आया 5 और आई में गया 6। वापस रिजल्ट प्रिंट करेंगे तो 6 कभी नहीं आएगा। वो रिजल्ट आप 10 बार प्रिंट करो, हाँ कहीं पे भी कुछ भी करो, रिजल्ट की वैल्यू सेट हो गई है एक बार, ठीक है ना। उसको बदल रहे क्या हम? उस पर कोई एडिशन वेडिशन कुछ किया है क्या हमने? नहीं। ये लाइन एक ही बार रन होगी, बार बार रन होगी क्या? हाँ उस पर भी आते हैं ना, ये समझे। इसलिए हम पोस्ट शब्द का इस्तेमाल करते ना। जैसे बोलते हैं पोस्ट ऑफिस, पोस्ट मॉर्टम, मतलब क्या? मरने के बाद जो किया जाता है, पोस्ट मॉर्टम, राइट। पहले करेंगे तो उसको मर्डर कहते हैं, ठीक है। दैट इज नॉट कॉल्ड एज पोस्ट मॉर्टम, ठीक है। ऐसे खूंखार एग्जाम्पल भी देने पड़ते कभी कभी तो जल्दी समझ आ जाता है हमको, ठीक है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब क्या? इंक्रीमेंट बाद में करेंगे ना, पहले ऑपरेशन कर लेंगे, मतलब इक्वल टू पहले करा लेंगे, मतलब आई की वैल्यू रिजल्ट में पहले डाल दी, बाद में आई को इंक्रीमेंट किया, समझे। तो आप यार रिजल्ट 10 बार प्रिंट करो ना, रिजल्ट फिर भी 5 ही आएगा। सेव नहीं किया, सेव नहीं किया, ओके। कंपाइल करेंगे, रन करेंगे समझे कि नहीं समझे? कौन इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है? आई इंक्रीमेंट हुआ ना, आई की वैल्यू तो 6 आई ना। ये देखो यहाँ आई की वैल्यू कितनी आ गई? रिजल्ट 6 नहीं आएगा कभी भी, रिजल्ट यहां पर 6 नहीं आएगा कभी भी। क्यों? क्योंकि रिजल्ट में पहले 5 चला गया, उसके बाद हम रिजल्ट पे कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे, समझे। ओके चलो, यहां अगर ऐसा कर दे तो मतलब ये क्या हुआ अभी? प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा? पहले असाइनमेंट के पहले इंक्रीमेंट, फर्स्ट इंक्रीमेंट, फर्स्ट इंक्रीमेंट एंड देन असाइनमेंट। तो अब बताओ मुझे आई में क्या जाएगा और रिजल्ट में क्या जाएगा? सर इन रिजल्ट 6 एंड आई 6 6 and 5. 6 and 5, 6 and 6, 5 and 6 5, and 6 6 and सर 6, पक्का 6 and 6, हाँ पक्का 6 and 6। हाँ। और गलत हो गया तो
फिर पक्का नहीं, फिर कच्चा, ठीक है। क्या लगता है? 5 5 6 5 6 6 5 5 दोनों में 5 6 6 6 6 हाँ, लेट्स सी। 6 क्या आया? पक्का हो गया अभी मयूरी? हाँ सर, फर्स्ट टाइम करेक्ट आया आंसर मेरा। तो इट गिव्स कॉन्फिडेंस, है कि नहीं? अब क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट पहले हो रहा है, असाइनमेंट बाद में हो रहा है। मतलब आई की वैल्यू 6 हो गई और ये इंक्रीमेंटेड वैल्यू रिजल्ट में चली गई। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि प्री इंक्रीमेंट में इंक्रीमेंट तो हो जाता है, लेकिन इंक्रीमेंटेड वैल्यू का यूज भी हो जाता है। क्लियर? पोस्ट इंक्रीमेंट में इंक्रीमेंट तो हो जाता है, लेकिन इंक्रीमेंटेड वैल्यू का इस्तेमाल नहीं होता। मतलब यहां पोस्ट इंक्रीमेंट में आई की वैल्यू 6 तो हो गई, लेकिन ये 6 रिजल्ट में नहीं यूज किया जाएगा, प्रीवियस वैल्यू यूज की जाएगी। समझे कि नहीं समझे? ओके, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करें। प्लस आई, क्या आएगा रिजल्ट में? रिजल्ट में 5 आएगा सर। रिजल्ट में 5 और आई में 5 and 7 7 5 सर। एंड 7। अच्छा चलो, आप तब तक सोचो, मैं 2 मिनट में वापस आता हूँ, ठीक है? यस सर। ओके, सोच लिया क्या आएगा इसका आउटपुट? तो बताइए रिजल्ट में क्या आएगा? करके तो नहीं देखा ना, सोचना है, प्रोग्राम करके नहीं देखना है, सोचना है। क्या आया रिजल्ट में? क्या आएगा रिजल्ट 5 सर। रिजल्ट? 5। आई 7 7 7। ओके, 7। चलो करके देखते हैं। कंपाइल 11, रिजल्ट में 11, रिजल्ट में नहीं, आई में। क्या हो गया अभी इस बार? क्या हुआ इस बार? सर पहले उसने मतलब आई की जो वैल्यू थी 5 वो उससे मतलब असाइनमेंट हो गया। फिर उसके बाद जो अपडेट हुई थी आई की वैल्यू जो कि 6, वो 5 + 6 11 हो गया। हम्म, हाँ सर। और जो इंक्रीमेंट मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट हुई थी वो आई में जाके स्टोर हो गया, इसलिए रिजल्ट 11 और आई 6। हम्म। तो देखो यहां समझो क्या होता है। यहां अगर इक्वल टू ऑपरेटर है आपके पास में, ठीक है, तो इसकी लेफ्ट साइड आपको सबसे पहले सॉल्व करनी है। पहले कौन सी साइड सॉल्व करेंगे? और उसके बाद असाइनमेंट होगा। हाँ? इस बार मेन ऑपरेशन असाइनमेंट नहीं है, इस बार आपको राइट साइड पहले सॉल्व करनी है। तो राइट साइड में मैंने लिखा था आई प्लस 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 आई। तो यहां क्या हुआ समझो, यहां पे भी दो ऑपरेशन है। कौन से? इंक्रीमेंट एंड कौन से दो ऑपरेशन है? देखो यहां इंक्रीमेंट और एडिशन, दो ऑपरेशन है। जब दो ऑपरेशन होते हैं और पोस्ट इंक्रीमेंट होता है तो क्या होता है? यहां आई प्लस प्लस होगा क्या? यस होगा, ये 6 बनेगा, बराबर। और यहां एडिशन करते समय 6 का यूज नहीं होगा, 5 का होगा, मतलब प्रीवियस ऑपरेशन, प्रीवियस वैल्यू का होगा, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। और जैसे हम यहां से आगे बढ़ेंगे वैसे यहां आए क्या बन चुका है? 6। तो यहां पे 6 का इस्तेमाल होगा, यहां यूज नहीं होगा।
यहाँ तो प्रीवियस वैल्यू का होगा क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, समझे? पोस्ट इंक्रीमेंट होने की वजह से यहाँ तुरंत इंक्रीमेंटेड वैल्यू का यूज नहीं किया जाता, यहाँ प्रीवियस वैल्यू का यूज किया जाता है, दैट इज 5। और जब हम आगे बढ़े तो आई की वैल्यू क्या है अभी 6 है, तो वही यूज कर ली गई और यहाँ पे बन गया 11 और फिर ये 11 इधर इंसर्ट किया गया तो रिजल्ट में गया 11 और आई क्या बना है अभी 6, तो क्या प्रिंट हुआ आई में? सिंपल था, समझ आ गया? तो अब ये तो इजी आप बता देंगे बहुत जल्दी। रिजल्ट में क्या आएगा? 12 6 and 11. 12, रिजल्ट में 12, आई में 12, हाँ रिजल्ट 12। 6, 6 आई में 12, 6 12 और 6, रिजल्ट में 12, हाँ 12 6 11 6, 12 6. 12 6, 13 6, 12 6. 10 6, 12 6 सर 12 6, श्योर? 12 6. नहीं 11 6, 12 6, इलेवन 6 आएगा। कंपल टाइम एरर, हाँ रन टाइम एरर, टाइम हो गया क्या? हाँ हो गया, 12 बज गए ना, रन कीजिए ना। कल सर देख बता दो। 12 6। हाँ सर 12 6 अब जिसने लास्ट सेंटेंसेस को अच्छे से याद रखा और समझा उसको आंसर फटाफट मिल गया, ठीक है? मैंने कहा था कि यहाँ इंक्रीमेंट होगा क्या? यस होगा, बट वैल्यू कौन सी यूज होगी, पुरानी की इंक्रीमेंटेड? इंक्रीमेंटेड, क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट है तो यहाँ 6 का यूज होगा। यहाँ आया 6 और आगे जब गए तो 6 तो ऑलरेडी हो चुका था, तो 6 प्लस 12 हो गया, तो रिजल्ट में गया 12 और आई में आया। सिंपल था, थोड़ा सा और मुश्किल करें कि नहीं? टाइम हो गया तो छोड़ दे, ऐसा करे नहीं? ओके रिजल्ट में क्या 12, आई में क्या? रिजल्ट में क्या और आई सर में? 12 और 7 12 और 7 4 7, हाँ 12 7, and 7 12 and 7, श्योर? सर रिजल्ट में 12 11 आएगा। and 7. आई एम कंफ्यूज्ड। नहीं सर 12 और 6 ही आएगा क्योंकि 12 और 6, हाँ 12 और 5, ओके सर 12 6 ही है सर, 12 और 12 6 ही आएगा क्योंकि डबल इंक्रीमेंट कैसे होगा ना, ऑलरेडी एक बार इंक्रीमेंट हो चुका है तो आई वैल्यू 6 और रिजल्ट 12। हाँ आई की वैल्यू 6 और रिजल्ट 12। यहाँ कितने लोगों को लगता है 12 6? सर मुझे 2 3 4 5, हाँ कितने लोगों को लगता है 12 7? 1 2 3 ठीक है। ऑनलाइन में मीटर वाले लोग, मीटर मतलब बोलते हैं तो उनका बिल बढ़ता है, तो उन लोग का क्या कहना है? आपके लिए चैट खोल दिया है मैंने, चैट से भी डेटा लॉस होता है क्या आपका? 12 6 हाँ 12 6, and 7 12 7, 12 7 sir. 12 12, 12 6. अच्छा और सोचना है? नहीं सर रन कीजिए ना।
11-6, 11-7, 6-12. Oh. अब पिछले सेंटेंसेस को फिर से याद करो, ठीक है, और लगाओ, इस पे अप्लाई करो। इसको सॉल्व करना है मुझे, बराबर, ठीक है। लेफ्ट से राइट तक सॉल्व करते जाएंगे। लेफ्ट में सबसे पहले क्या आया? प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट होने की वजह से आई बनेगा 6 और 6 यूज भी होगा, तो यहां 6 प्लस ऐसा हुआ, बराबर। आगे क्या है? पोस्ट इंक्रीमेंट, तो फिर है, हाँ पोस्ट इंक्रीमेंट एज इट इज पोस्ट 6 इंक्रीमेंट है, सिर्फ आई नहीं है। अब पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब क्या? इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू अभी क्या है? 6 से क्या बनेगा? 7। बट पोस्ट इंक्रीमेंट होने की वजह से 7 यूज होगा कि 6 यूज होगा? तो 6 + 6 कितना बना? और 12 कहां गया? और तब तक आई क्या बन चुका है? हो गया, रिजल्ट में गया 12, आई में आया। थोड़ा और मुश्किल करें, अभी तो ये सर इजी एक बता बार देंगे। ये 7 कैसे आया वो रिपीट करो। इंक्रीमेंट कितनी बार हो रहा है? आप एक ही बार कर रहे हो, इंक्रीमेंट 2 बार हो रहा है, यही प्रॉब्लम हो गई आपकी। आपको लगा इधर इंक्रीमेंट ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? पोस्ट इंक्रीमेंट होगा ना, होगा कि नहीं होगा? पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, इसलिए वो 6 से क्या बना? 7। ठीक है, अब थोड़ा इजी कर देते हैं। हाँ, अब बताइए, रिजल्ट में क्या आ जाएगा? 12. 12, 13 13। 13-7. 13 सर। सोच के बताओ, समय ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते जाओ। 13-7. 12-6, 7 13-7, 13-6, 12-7, 12-7, 12-6, 13-7, 13-6। सर 12-7. 4 ऑप्शन है आपके। वो भी बोल रहा है बंद करो अभी, यार हो गया तुम्हारा। 12-7 होगा। 13-7 सर. 13-7 सर. 13-7, चलो रन कर लेते हैं। चेंज करना है, लॉक कर दे। सर 13-7 आएगा। 13-7 आएगा? हाँ गलत हो गया तो? नहीं सर, 12-7. हाँ सर। क्या है? 13-7 सेंटेंस याद रखो फिर से, लेफ्ट से राइट रन करते जाएंगे। कहां से? लेफ्ट से राइट। लेफ्ट में सबसे पहले क्या है? प्री इंक्रीमेंट की पोस्ट, प्री मतलब इंक्रीमेंट होगा और इंक्रीमेंटेड वैल्यू का यूज भी होगा, तो क्या बना? आई 6। 6. फिर हमने आगे गए यहां से, यहाँ पे क्या है? आई एज इट इज है क्या? नहीं, इंक्रीमेंट है। कौन सा इंक्रीमेंट है? प्री इंक्रीमेंट सर। प्री इंक्रीमेंट। तो आई की वैल्यू अभी क्या है? 6। तो इंक्रीमेंट होगी क्या बनेगी? 7 तो यहाँ 7. प्री इंक्रीमेंट होने की वजह से इंक्रीमेंटेड वैल्यू का यूज होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा, तो यहाँ क्या आएगा? 7 तो 6 + 7 कितना बना? 13 रिजल्ट में कितना गया? 13 और आई में कितना है? 7 समझे? समझे कि कंफ्यूज हो गए? मयूरी बराबर आ गया था, ऐसे ही सोचा था आपने? हाँ सर। हाँ, आ गया ना अभी? सिंपल है। ऐसे और कितना कर सकते हैं? अभी तो जे भी है हमारे पास। है कि नहीं? तो अब घर पे बैठ के आप ऐसा कितना कॉम्बिनेशन करके देख सकते हो, कुछ भी। पहले लिख दो, जो भी मन में आ रहा है पहले लिख दो, ठीक है? सोचो नहीं कि मुझे क्या रिजल्ट चाहिए, ठीक है ना? और फिर सोचो कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। ऐसे कितने करके देख सकते हो? 5-10 तो कर ही के देख ही सकते हो, जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाता एकदम परफेक्ट।
10 आपने लिखे, 10 के 10 आपने बराबर आंसर नहीं किए, तब तक इसको लिखते जाओ और समझते जाओ। इस सेंटेंस को और बड़ा कर सकते हैं आप, राइट। और ये एमडॉक्स के एमसीक्यू के इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। समझे? बट ये भी आंसर नहीं कर पाते लोग, गलत कर देते, ठीक है। और एमसीक्यू में वहां नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, तो अगर आप गलत आंसर करते हो तो आपका 1 मार्क माइनस भी हो जाता है, समझे ना। तो या तो करो या तो नहीं करो या तो सही आंसर करो या तो करो ही नहीं। और इस चक्कर में वहां पे सिलेक्शन नहीं होता, बट हमारा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज के बाद हमारा अगर ये एमसीक्यू में आ भी गया तो हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, समय ही नहीं लगेगा हमको, 1 मिनट में कर लेंगे हम लोग सॉल्व। 1 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल दिया, कोशिश करके देखना ही घर पे, सेम टू सेम ऐसा था। ठीक है ना? ओके, चलिए यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। नो। मजा आ रहा है? यस सर। यस सर। मजा आ रहा है ना? बढ़िया। तो चलो, दैट्स इट फॉर द डे एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू।